दोस्तों इस एनिमे की दुनिया जादुई है। इस दुनिया में हर कोई मैजिक कर सकता है और जो भी इंसान सबसे अच्छा मैजिक कर पाता है उसे सोसाइटी में ऊंचा दर्जा मिलता है। बल्कि लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए भी मैजिक का यूज ही करते हैं और इन सभी के चेहरे पर एक ब्लैक मार्क होता है। जिनके चेहरे पर मार्क नहीं होता है उन्हें तुरंत मार दिया जाता है। लेकिन यहीं पर हमें शहर से दूर एक जंगल दिखाया जाता है और उस जंगल में मैशले यानी मैश नाम का एक लड़का बहुत ही तेजी से और जल्दी जल्दी अपना वर्कआउट कर रहा था, जिसे देखकर जंगल के जानवर भी हैरान हो जाते हैं। और अब मैशले जल्दी ही अपना वर्कआउट खत्म करके एक क्रीम पफ खाने लगता है क्योंकि उसे क्रीम पफ बहुत ही ज्यादा पसंद थे। और हाँ दोस्तों, मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके चेहरे पर कोई मार्क नहीं है। खैर, उसी जंगल में एक घर होता है जहाँ पर रैग्रो नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता है और असल में ये मैशले का फादर है। रैग्रो अपने घर में बैठकर शांति से चाय पी रहे होते हैं कि तभी उन्हें डोर नॉक करने की आवाज आती है। लेकिन इससे पहले कि वो डोर को खोलने के लिए जा पाते, मैश उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। रैग्रो उस पर गुस्सा करने लगते हैं, जिसके बाद मैश रैग्रो से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं इसे जल्दी से ठीक कर दूंगा। अब वो वापस डोर को ठीक करने के लिए जाता है, लेकिन बाहर जाते समय वो डोर को पूरा ही तोड़ देता है, जिसके बाद रैग्रो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर मैश फिर से उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे भी ठीक कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मैश और रैग्रो दोनों ही साथ में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। लेकिन तभी मैशले रैग्रो से सवाल पूछता है कि आप हमेशा मुझे फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए ही क्यों कहते हैं और मैं दूसरे लोगों की तरह मैजिक की ट्रेनिंग क्यों नहीं कर सकता। ये सवाल सुनकर रैग्रो एकदम चुप हो जाता है और वो मैश को कोई जवाब नहीं दे पाता। पर मन ही मन में वो खुद से कहता है कि तुम मैजिक की ट्रेनिंग नहीं कर सकते क्योंकि तुम दूसरे सभी लोगों से अलग हो और तुम जिंदगी में कभी मैजिक नहीं कर पाओगे। रैग्रो मैश का सवाल ये कहते हुए टाल देता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और अब रैग्रो वहाँ से जाने लगता है और मैश से कहता है कि मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और तुम्हें मेरे पीछे घर का ख्याल रखना होगा, लेकिन ध्यान रहे कि मेरी गैर हाजिरी में तुम शहर की तरफ बिल्कुल नहीं जाओगे। अब रैग्रो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैशले को अपने हाथ में एक पैम्फलेट दिखाई देता है जिस पर क्रीम पफ की सेल लिखी हुई थी, जिसके तुरंत बाद ही वो अपना कोट पहनकर सिटी की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन मन ही मन वो अपने डैड से माफी मांग रहा होता है क्योंकि वो उनका प्रॉमिस तोड़ रहा था। मैश जब सिटी पहुंच जाता है तब वो क्रीम पफ की दुकान के सामने खड़ा होकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि जिसकी वजह से उसके हाथ में रखे हुए कॉइन्स वो पूरी तरह से मोड़ देता है। जब वो क्रीम पफ खरीदता है तब वो दुकानदार को कॉइन्स देता है, जिसे देखकर दुकानदार काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन मैश दुकानदार से माफी मांगते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। इसके बाद मैश फिर से अपने हाथों से उन कॉइन्स को मोड़कर ठीक कर देता है और ये देखकर वो दुकानदार और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर कैसे कोई इंसान अपने हाथों से ही कॉइन्स को मोड़ सकता है। इसके बाद मैश अपनी क्रीम पफ लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चलने लगती है जिसकी वजह से उसके सिर के ऊपर से कोट हट जाता है और आसपास के सभी लोग इकट्ठा होकर मैश की ही तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उसके फेस पर वो मार्क नहीं था जो कि सिटी के सभी लोगों के फेस के ऊपर था। इसके बाद हम ब्रैड नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर में पढ़ रहा होता है कि रियान नाम के किसी लड़के को ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में डिवाइन विजनरी नाम से एक टाइटल मिला है, जिससे कि उसको इनाम में $1 मिलियन भी मिल चुके हैं और अब वो किसी भी हाई लेवल मैजिशियन जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। ये देखकर ब्रैड को काफी ज्यादा जेलेसी फील होती है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के इतने साल सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की नौकरी करने में ही बिता दिए थे। हालांकि उसे अपने हिसाब से बड़ी नौकरी चाहिए जहां पर उसे खूब ज्यादा पैसे मिल सकें। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रैड ने किसी चोर को पकड़ रखा है और वो उसे सजा देने के लिए जा रहा होता है। अब इससे पहले कि ब्रैड उस चोर के साथ कुछ कर पाता, उसे अचानक एक कॉल आ जाता है। जब वो कॉल को उठाता है तब सामने से कोई कहता है कि शहर में एक लड़का घूम रहा है जिसके सर पर मार्क नहीं है। ब्रैड ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है और वो अब शहर की तरफ निकल पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि अब मैश उस सिटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो एक पुलिस ऑफिसर से टकराता है और उसके क्रीम पफ की क्रीम उस ऑफिसर की यूनिफॉर्म पर लग जाती है, जिसकी वजह से वो ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और वो मैश के क्रीम पफ को दूर फेंक देता है और मैश पर चिल्लाता है कि उसकी यूनिफॉर्म कौन धोएगा। अब मैश उस ऑफिसर का यूनिफॉर्म फाड़ देता है
और कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे धोके आपको वापस दे दूंगा। और तभी वहाँ पर ब्रैड भी पहुंच जाता है। जब उसकी नजर मैश पर पड़ती है तब वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके फेस पर सच में मार्क नहीं था। और इससे पहले कि वो मैश से कुछ पूछ पाता, रैग्रो जल्दी वहाँ आता है और वो मैशले को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। ब्रैड जल्दी से अपनी जादुई छड़ी घुमाकर एक बर्ड क्रिएट करता है और उसे रैग्रो और मैशले के पीछे लगा देता है। अब घर पहुंचने के बाद रैग्रो मैशले पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, लेकिन मैशले उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं आज के बाद कभी सिटी की तरफ आपसे बिना पूछे नहीं जाऊंगा। रैग्रो उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर सुबह की ट्रेनिंग फिर से करनी होगी, और वो फिर से जंगल की तरफ चले जाता है। यहाँ पर रैग्रो अपनी खिड़की से बाहर उसी जादुई बर्ड को देखते हैं जिसे ब्रैड ने उनके पीछे लगाया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वहाँ पर एक धमाका हो जाता है और हम देखते हैं कि ब्रैड अपने 2 पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहाँ पर मैश को पकड़ने के लिए आया है। इधर मैश जंगल के बीचों बीच अपनी ट्रेनिंग बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहा था, जिसे देखकर पास खड़ी एक गिलहरी भी शॉक हो जाती है। अब इसके बाद मैश वापस अपने घर आने लगता है, क्योंकि उसे क्रीम पफ खाना था। लेकिन जैसे ही वो अपने दरवाजे के सामने पहुंचता है, तब उसे अपने घर के अंदर से आवाज आने लगती है। घर के अंदर ब्रैड ने रैग्रो को पकड़ लिया था। ब्रैड रैग्रो से कहता है कि तुम मुझे उस लड़के का पता बता दो जिसके चेहरे पर मार्क नहीं है, क्योंकि हमें उसे खत्म करना है। जिन लोगों के चेहरे पर मार्क नहीं होता है वो लोग कभी जादू नहीं कर सकते, और इस समाज में रहने के लिए सबको जादू करना आना जरूरी है, और जिसको जादू नहीं आता उसे खत्म कर दिया जाता है। ब्रैड रैग्रो से ये भी कहता है कि एक अनमार्क्ड इंसान को छुपाना भी बहुत बड़ा जुर्म है, जिसके लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी रैग्रो ब्रैड को कुछ नहीं बताता। ब्रैड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रैग्रो को अपना पास्ट याद आने लगता है कि कैसे बचपन से लेकर जवानी तक उन्हें सिर्फ ताने मिले, क्योंकि वो जादू यूज करने में बहुत कमजोर थे। यहाँ तक कि उनकी मॉम डैड भी उन्हें पसंद नहीं करते थे और उनके दोस्त भी उनसे नफरत करते थे। वो जिस भी जगह पर काम करने के लिए जाते थे वहाँ पर उन्हें सिर्फ ताने मिलते थे, और उनकी पूरी जिंदगी लोगों से माफी मांगने में ही चली गई। इसी वजह से वो एक दिन एक टावर से छलांग लगाने की सोचते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, और जब रैग्रो उस बच्चे को उठाकर देखते हैं तब वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि उस बच्चे के चेहरे पर कोई मार्क नहीं था। शायद इसीलिए उसके माँ बाप इस बच्चे को फेंक गए होंगे, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैशले ही था। रैग्रो उस बच्चे को अपनी पूरी जिंदगी भर पालने का सोचते हैं और उसे इंसानों से दूर रखकर बड़ा करते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर वापस प्रेजेंट में आता है और रैग्रो को पता चलता है कि मैश दरवाजे के बाहर ही खड़ा है, इसीलिए वो उसे चिल्लाकर वहां से भागने के लिए कहते हैं, भाग जाओ, दूर भाग जाओ। ब्रैड को भी पता चल जाता है कि मैश बाहर ही खड़ा है, इसीलिए वो अपने 2 ऑफिसर्स को उसके पीछे लगा देता है और यहाँ पर वो रैग्रो को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। इससे पहले कि ब्रैड रैग्रो को खत्म कर पाता, मैश दरवाजा तोड़कर एक ऑफिसर को इतना जोर से पंच मारता है कि वो दीवार तोड़ते हुए बाहर जाकर गिरता है। रैग्रो मैश से कहता है कि मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा था, तो तुम भाग क्यों नहीं रहे? लेकिन मैश रैग्रो से कहता है कि आप मेरे डैड हो और इस दुनिया में मेरा आपके सिवाय कोई और नहीं है। ये सुनकर रैग्रो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और मैश ब्रैड से कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने मेरे फादर को हर्ट किया है। ब्रैड हंसने लगता है और कहता है कि मैं एक हाईली सर्टिफाइड मैजिशियन पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम्हें तो मैजिक करना भी नहीं आता। और ऐसा कहकर ब्रैड मैश के अगेंस्ट एक बहुत ही खतरनाक मैजिक इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी मदद से उसने कुछ समय पहले एक ड्रैगन को ऐसे ही हराया था। जब वो उस मैजिक वेव को मैशले की तरफ फेंकता है तब वहाँ पर बहुत ही ज्यादा धुआं हो जाता है, लेकिन तभी धुआं हट जाता है। तब सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि मैश को तो एक खरोच तक नहीं आई और उसने अपने हल्के से थप्पड़ से ही उस मैजिक को खत्म कर दिया था। ब्रैड उस पर कई सारे मैजिक स्पेल यूज करता है, जिन्हें मैश सिर्फ थप्पड़ मारकर ही साइड कर देता है। अब मैश अचानक एक लकड़ी की स्टिक को उठा लेता है, जिससे ब्रैड को लगता है कि मैश मैजिक कर सकता है, इसीलिए वो अपने सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर देता है। पर मैशले स्टिक को हल्के हाथों से ब्रैड की तरफ फेंकता है, जिससे कि वो प्रोटेक्शन शील्ड भी टूट जाती है और ब्रैड को चोट लग जाती है। ब्रैड मैश की मस्कुलर पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। रैग्रो भी ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि मैशले इतना ज्यादा पावरफुल है। और अब मैशले ब्रैड से कहता है कि अगर तुमने फिर से मेरे डैड की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा।
ब्रैड हंसने लगता है और वो मैश के सामने एक डील रखते हुए कहता है, चलो हम इस सब को शांति से सुलझा लेते हैं। हर साल हमारे सिटी में एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट को डिवाइन विजनरी का टाइटल मिलता है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस एकेडमी में हिस्सा लो और उस टाइटल को जीतो, ताकि उससे तुम्हें जो पैसे और शोहरत मिले तुम मुझे वो सब दे दो और बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को छोड़ दूंगा। रेग्रो मैशले से ऐसा ना करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैशले तो शांति चाहता था, इसीलिए वो इस डील के लिए हाँ कर देता है। यहाँ पर रेग्रो मैश से कहता है कि उस एकेडमी में सिर्फ वही स्टूडेंट्स जा सकते हैं जिन्हें मैजिक करना आता है और तुम्हें तो मैजिक भी नहीं आता, तो तुम ये सब कैसे करोगे। इसके जवाब में मैश कहता है कि मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ब्रैड एक बार फिर मैश से कहता है कि अगर तुमने मेरी डील एक्सेप्ट की तो तुम्हें यह टाइटल मिलने के बाद सब लोग एक्सेप्ट करेंगे और कोई तुमसे नफरत नहीं करेगा, लेकिन अगर तुमने मेरी डील को रिजेक्ट किया तो फिर मैं ऐसे ही पूरी जिंदगी तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा। मैश के सामने कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए वो डील एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखकर रेग्रो एक बार वापस इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि मैशले अब उस एकेडमी की तरफ ही जा रहा था ताकि वो उसमें एडमिशन ले सके, और वो जाते जाते खुद से कह रहा था कि मैं अपने पापा के साथ पीसफुली रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और इसके लिए मैं अपने हाथों का ही इस्तेमाल करूंगा। और एपिसोड 2 की शुरुआत में मैशले ईस्टर्न मैजिक एकेडमी पहुंच जाता है, जहां का एंट्रेंस एग्जाम काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है और लगभग 3% जितने ही स्टूडेंट्स यहां पर सिलेक्ट किए जाते हैं जिनके पास कमाल की मैजिक पावर्स होती हैं। हम यहां के प्रोफेसर लूची को देखते हैं जो कि सभी बच्चों को खिड़की से घूर रहा था और कहता है कि ये सब तो काफी जोश में लग रहे हैं और हमें ऐसे ही बच्चों की जरूरत है अपनी एकेडमी में। असल में लूची इस पूरी एंट्रेंस एग्जाम का इंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन तभी उसकी नजर मैशले पर पड़ती है जो कि वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग कर रहा था और ब्रैड ने मैश के चेहरे पर एक नकली मैजिक मार्क भी बना दिया था। मैशले को देखकर लूची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मैशले इसके बाद फिटनेस बुक पढ़ने लगता है जबकि उसे मैजिक की बुक्स पढ़नी चाहिए थी। मैशले को देखकर लूची को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि ये लड़का बिल्कुल भी टेस्ट में सिलेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसे आलसी लड़कों की जरूरत हमें नहीं है। अब मैशले के पीछे रेग्रो और ब्रैड भी खड़े थे जो कि छुपकर इस एग्जाम को देखने आए थे। इसके बाद लूची एक मैजिक स्मोक से निकलकर सभी स्टूडेंट्स के सामने आ जाता है और सभी स्टूडेंट्स उसकी काफी तारीफ करने लगते हैं, जिसे सुनकर लूची काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सभी स्टूडेंट्स के लिए मैजिक से डेस्क क्रिएट कर देता है जहाँ पर पेन और पेपर रखे हुए थे। मैशले लूची से कहता है कि तुम्हें पहले ही डेस्क तैयार रखनी थी जिससे सभी का टाइम बचता। ये बात सुनकर लूची को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो मन ही मन सोचने लगता है कि वैसे भी ये लड़का तो टेस्ट में फेल होने वाला है तो इसे कुछ बोलकर भी क्या फायदा। अब जब सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर देखते हैं तब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि सारे क्वेश्चंस तो इधर उधर भाग रहे थे और उन्हें पढ़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। लूची सभी स्टूडेंट्स से कहता है कि आपको इन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करना है, तभी आप अगला राउंड क्लियर कर पाओगे। अब मैशले को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो गुस्से में अपनी पेंसिल तोड़ देता है जिसकी वजह से वो लेटर्स भी डर जाते हैं और अपने आप ही प्रॉपर तरीके से अरेंज हो जाते हैं। अब मैशले अपनी क्वेश्चन शीट लूची को दिखाता है जिसे देखकर लूची भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। इसके बाद मैश अपने अंगूठे से एक भारी से पत्थर को उठाता है जिससे सभी को लगता है कि वो ये मैजिक से कर रहा है और वो अपनी ताकत से ही कई सारे टेस्ट पास कर लेता है। लूची अब और भी ज्यादा डिफिकल्ट टेस्ट रखता है और वो अपने मैजिक से एक बहुत बड़ा मेज क्रिएट कर देता है और सभी से कहता है कि उनके पास सिर्फ 30 मिनट्स हैं इस पूरे मेज से बाहर आने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैशले को लेमन नाम की एक लड़की मिलती है जो कि मैशले से कहती है कि क्या हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं ताकि हम जल्दी से मेज से बाहर निकल पाएं। मैशले को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो हाँ कह देता है, लेकिन रास्ते में लेमन कई सारे ट्रैप्स में फंस जाती है जिससे दोनों का काफी समय बर्बाद होता है। अब आखिर में लेमन धोखे से मैशले के ऊपर जादू करके उसे कैद कर देती है और उसे माफी मांगते हुए कहती है कि मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ पर रोकना पड़ रहा है ताकि तुम ये राउंड जीत ना पाओ। हालांकि मैशले को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बड़ी ही आसानी से उस कैद को तोड़कर आजाद हो जाता है और लेमन से कहता है कि माफ करना, मैं भी तुम्हारे लिए यहाँ नहीं रुक सकता और मुझे जल्द से जल्द इस राउंड को कंप्लीट करना है। मैशले फिर वहाँ से चला जाता है और लेमन कुछ नहीं कर पाती, लेकिन तभी लेमन के पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है
जो काफी ज्यादा डरावना था। वो मॉन्स्टर लेमन से पहेली पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके सुबह 4 पैर होते हैं, दोपहर को 2, लेकिन रात में 3 पैर होते हैं। लेमन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती, इसीलिए वो मॉन्स्टर लेमन को पनिश करने लगता है। लेकिन तभी मैशले वहां पर आ जाता है और वो अपने एक ही पंच से उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। लेमन ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो मैशले से पूछती है कि तुम आखिर मुझे बचाने क्यों आए, जबकि मैंने तो तुम्हें धोखा दिया था। इसके जवाब में मैशले लेमन से कहता है कि अगर मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर चला जाता तो मुझे बाद में पछतावा होता कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, इसीलिए मैं तुम्हें बचाने चला आया। ये सुनकर लेमन मैश पर फिदा हो जाती है। इसके बाद लेमन मैश से कहती है कि वो इस मेज से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि उनके पास अब बहुत कम टाइम बचा था। दूसरी तरफ मेज के बाहर लूची काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैशले अंदर बुरी तरह से फंस चुका है। लेकिन तभी उसे कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि मैशले पूरी मेज की दीवारें तोड़कर बाहर निकल आया था और उसके साथ लेमन भी है। सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि मैशले ने चीटिंग की है और इस तरह से दीवार तोड़ना रूल्स के खिलाफ है। ये सुनकर मैशले को भी काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है और वो भी सोचता है कि हाँ, मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट जीतना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन तभी लेमन सभी स्टूडेंट्स को चुप कराते हुए कहती है कि ये सब मैशले की गलती नहीं है, बल्कि मैंने ही उसे फंसाने की कोशिश की थी। लूची लेमन को रोकने की बहुत कोशिश करता है कि वो सबके सामने सच ना बताए, क्योंकि असल में लूची ने ही लेमन को मैशले का रास्ता रोकने के लिए कहा था, जिसके बदले में वो उसे टेस्ट में पास करने वाला था। और लेमन को भी स्कूल में एडमिशन चाहिए था, क्योंकि उसकी फैमिली काफी ज्यादा गरीब थी और सबकी उम्मीद उस पर ही टिकी थी, इसीलिए उसने मजबूरी में इतना बड़ा कदम उठाया था। पर लेमन सबके सामने सब कुछ बता देती है और कहती है कि मैशले ने उसे शादी के लिए भी प्रपोज किया है, जबकि मैश ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। लूची को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लेमन और मैशले दोनों से कहता है, मैं तुम दोनों को टेस्ट से बाहर निकाल रहा हूँ और हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। जिसे सुनकर मैशले लूची की मैजिक स्टिक को ही तोड़ देता है। तभी वहां पर हेडमास्टर वॉलबर्ग आ जाते हैं और वो सबसे कहते हैं कि यहाँ से आगे फाइनल इंटरव्यू में खुद लूंगा, और वो लूची को भी अपने ऑफिस रूम में आने के लिए कहते हैं। अब वॉलबर्ग मैशले को अपने साथ बहुत बड़े रूम में लेकर आते हैं, जहां पर सभी टीचर्स मौजूद थे और वो मैशले से सवाल पूछते हैं कि उसने एस्टन मैजिक एकेडमी ही क्यों चुनी। इसके जवाब में मैशले कहता है कि ताकि मैं मेरी फैमिली के साथ खुशी से रह पाऊं। सभी टीचर्स को मैशले का ये जवाब पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वॉलबर्ग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वो उससे एक और सवाल पूछते हैं कि क्या ये सच है कि उसने टेस्ट के दौरान एक लड़की को बचाया और उसे अपनी टेस्ट फेल होने का डर नहीं लगा। जिसके जवाब में मैशले कहता है कि हाँ, ये सच है, क्योंकि अगर मैं उसे प्रॉब्लम में छोड़कर टेस्ट पास कर जाता तो मुझे बाद में गिल्ट फील होता। मैशले का ये जवाब सुनकर वॉलबर्ग और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो मैशले से अगला सवाल पूछते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो, ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। ये सवाल पूछते ही वॉलबर्ग अपनी जादू की मदद से पूरे रूम में ऐसा माहौल क्रिएट करता है जिसकी वजह से सारे टीचर्स डर जाते हैं। और फिर वॉलबर्ग मैशले से कहता है कि इस डॉल में तुम्हारे सबसे पसंदीदा इंसान की आत्मा कैद हो जाएगी। ये चाकू धीरे धीरे इस डॉल की तरफ बढ़ेगा। अगर तुमने टाइम से पहले इस चाकू को रोक दिया तो तुम ये राउंड जीत जाओगे, लेकिन अगर ये चाकू डॉल के अंदर घुस गया तो फिर उस इंसान की आत्मा कभी नहीं लौट पाएगी। और तभी रैग्रो की आत्मा उसके शरीर से निकलकर उस डॉल में आ जाती है, जिसकी वजह से रैग्रो अचानक बेहोश हो गया था। मैशले उस चाकू को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन उल्टा उसे ही चोट लगती है। अब मैशले चाकू को अपने हाथों से पकड़ लेता है, लेकिन वो चाकू उसके शरीर के आर पार जा रहा था। तभी मैशले वॉलबर्ग से कहता है कि इतना बड़ा जादू करने के लिए काफी एनर्जी लगेगी और मुझे इस चाकू को तब तक ही रोकना है जब तक कि इस पर जादू का असर है। वॉलबर्ग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो अपने जादू का असर खत्म कर देता है, जिससे उस डॉल के अंदर से भी रैग्रो की आत्मा निकल जाती है और रैग्रो वापस जिंदा हो जाते हैं। वॉलबर्ग मैशले से अब माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुम मेरे टेस्ट में पास हो गए हो। और इसी के साथ मैश का मैजिक स्कूल में एडमिशन हो जाता है।
जहाँ पर उसकी क्लास टीचर उन सभी को लॉक तोड़ने का जादू सिखा रही थी। लेकिन मैश्ले अपने हाथों से ही उस लॉक को तोड़ देता है, जिसे देखकर टीचर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मैश्ले के साइड में बैठा लड़का जिसका नाम फिन होता है, वो मैश्ले को देखकर सोचता है कि मुझे मैश्ले जैसा पागल लड़का अपने करीब नहीं चाहिए और मैं इससे दूर ही रहना चाहता हूँ। अब लेक्चर खत्म होने के बाद फिन अपने रूम की तरफ चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके रूम का डोर टूटा हुआ था और जब वो अंदर जाता है तब देखता है कि मैश्ले ने ही रूम का डोर तोड़ा था, क्योंकि वो फिर से भूल गया था कि डोर को पुल करना है या पुश, यानी कि मैश्ले ही उसका रूममेट है। अब इसके बाद मैश्ले फिन को खुद से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे अपने बारे में बताता है। यहाँ पर फिन को मैश्ले का बिहेवियर थोड़ा अच्छा लगने लगा था, इसीलिए वो मैश्ले से कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। मैश्ले फिन से पूछता है कि इस एकेडमी में डिवाइन विजनरी कैसे बनते हैं। इसके जवाब में फिन उसे बताता है कि इस एकेडमी में कई सारे टेस्ट होते हैं, जिसके बेसिस पर स्टूडेंट्स को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कॉइन दिए जाते हैं और इन सब के बीच स्टूडेंट को खुद को काफी पावरफुल मैजिशियन प्रूव करना पड़ता है, उसके बाद ही वो डिवाइन विजनरी बन सकता है। ये सब सुनने के बाद मैश्ले फिन को अपना क्रीम पफ ऑफर करता है और वो दोनों क्रीम पफ खाने लगते हैं। अब तक हमने देखा कि मैश्ले का एडमिशन मैजिक स्कूल में हो जाता है, लेकिन डिवाइन विजनरी बनने के लिए उसे हर क्लास में टॉप करना होगा, पर उसे तो जादू करना आता ही नहीं है। खैर, मैश्ले अपने रूममेट फिन से उसकी उड़ने वाली झाड़ू मांगता है, क्योंकि वो अपने साथ गलती से एक नॉर्मल डंडा लेकर आया था। फिन को काफी अजीब लगता है कि मैश्ले आखिरकार इतनी जरूरी चीज भूल कैसे गया, लेकिन फिर भी वो मैश्ले को अपनी झाड़ू दे देता है। अगले दिन स्कूल में टीचर सभी स्टूडेंट्स को जादुई झाड़ू पर उड़ना सिखा रही थी, जिसके लिए उन्हें अपनी अपनी झाड़ू में मंत्र फूंकना था। सभी स्टूडेंट्स ठीक वैसा ही करते हैं और अपनी अपनी झाड़ू में मंत्र फूंकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैश्ले बिल्कुल भी अपनी झाड़ू को उड़ा नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से एक लड़का आकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और मैश्ले से कहता है कि तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर पा रहे हो। अब ये सुनकर मैश्ले को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना पैर जमीन पर जोरदार तरीके से पटकता है, जिसके फोर्स की वजह से झाड़ू उचक कर उसके हाथ में आ जाती है। वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मैश्ले से कहता है कि उसने चीटिंग की है, लेकिन तभी टीचर सभी स्टूडेंट्स को अपनी झाड़ू पर बैठकर उड़ने को बोलती हैं। अब वही लड़का मैश्ले को एक रेस के लिए चैलेंज करता है और जो भी ये टेस्ट जीतेगा दूसरे को उसकी सारी बात माननी पड़ेगी। अब शर्त के मुताबिक उन दोनों में कंपटीशन शुरू हो जाता है और टीचर रेस स्टार्ट करने का सिग्नल देती है और तभी मैश्ले सभी को फिनिश लाइन पर दिखता है। मैश्ले इतनी स्पीड से फिनिश लाइन पर पहुंच भी चुका था कि वो लड़का अभी भी स्टार्टिंग लाइन पर ही था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या, लेकिन फिन ही एकलौता ऐसा स्टूडेंट था जिसने बड़े ध्यान से देखा कि मैश्ले ने आखिर क्या किया। जब टीचर ने रेस स्टार्ट करने का सिग्नल दिया तब मैश्ले ने बहुत ही तेजी से अपनी झाड़ू फिनिशिंग लाइन की तरफ फेंकी और छलांग लगाकर उस पर बैठ गया और उसकी फोर्स इतनी ज्यादा थी कि कोई उसकी मूवमेंट्स को देख ही नहीं पाया। पलक झपकते ही ये सब हुआ। अब उस लड़के को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए वो गुस्से में आकर मैश्ले को बुरा भला कहने लगता है, लेकिन तभी कोई मैजिक से उसका मुंह बंद कर देता है और जिस लड़के ने ऐसा किया था उसका नाम लॉयड था। लॉयड आते ही मैश्ले से माफी मांगने लगता है, क्योंकि उसके दोस्त ने मैश्ले के साथ बदतमीजी की थी। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको लॉयड के बारे में पता था। लॉयड असल में एक बहुत बुरा लड़का था और उसे दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान करने में मजा आता था। तभी वहाँ पर टीचर आती है और इन्हें क्लास के बीच बात करने से मना करती है, जो सुन लॉयड वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो मैश्ले से कहता है कि वो क्लास खत्म होने के बाद उसे ग्राउंड में मिले। फिर लॉयड स्कूल के बैक साइड में अपने उसी दोस्त को मारने लगता है जो मैश्ले से वो रेस हार गया था और उससे कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी भी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है। दूसरी तरफ मैश्ले फिन से पूछ रहा था कि ये लॉयड है कौन, जिसके जवाब में फिन बताता है कि लॉयड ब्यूरो ऑफ मैजिक के एक हाई रैंकिंग मेंबर का बेटा है, जिसकी वजह से सभी लोग उससे डरते हैं और यहाँ तक कि वाइस प्रिंसिपल भी लॉयड के रिश्तेदार हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी किसी को भी स्कूल से बाहर निकलवा सकता है। इसके बाद जब लेक्चर खत्म हो जाता है तब मैश्ले स्कूल के किचन में जाकर क्रीम पफ बनाने लगता है और वो ये बात बिल्कुल ही भूल जाता है कि लॉयड ने उसे ग्राउंड में मिलने के लिए बुलाया था। अगले दिन स्कूल लेक्चर के बीच लॉयड मैश्ले से मिलने आता है और वो उससे कल न आने की वजह पूछता है। इसके जवाब में मैश्ले कहता है
कि वो क्रीम पफ बना रहा था, इसीलिए वो ये बात भूल गया था। ये बात सुनकर लॉयड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद वो मैशले से कहता है कि मैंने सुना है तुम यहाँ पर डिवाइन विजनरी बनने आए हो। तो मैशले उसे हाँ कह देता है। लॉयड मैशले को लालच देते हुए कहता है कि उसके वाइस प्रिंसिपल के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और वो उनसे सिफारिश करके मैशले को डिवाइन विजनरी बनवा सकता है, लेकिन मैशले को वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो लॉयड उससे कहेगा। और अब लॉयड उससे अपने सारे छोटे मोटे काम करवाता है, जैसे कि उसका सामान उठाना या फिर उसके जूते साफ करना। नेक्स्ट डे लेक्चर शुरू हो जाता है। तब मैशले देखता है कि उसकी बुक तो फटी हुई है। ये काम फिन ने ही किया था। लॉयड के कहने पर मैशले अब फिन से अपनी बुक शेयर करने के लिए कहता है, लेकिन फिन अपनी बुक शेयर करने से मना कर देता है। पर उसकी बात को अनसुना करके मैशले फिन के पास जाकर बैठ जाता है और उसे अपना बनाया हुआ क्रीम पफ देता है। मैशले फिन को अपनी झाड़ू देने के लिए भी शुक्रिया कहता है और कहता है कि वो बहुत खुश नसीब है कि उसे फिन जैसा दोस्त मिला। मैशले का इतना अच्छा बिहेवियर देखकर फिन काफी ज्यादा गिल्टी फील करने लगता है। इसके बाद लॉयड, जो मैशले को और ज्यादा परेशान करना चाहता था, वो जानबूझकर फ्लोर पर पानी गिरा देता है और मैशले को उसे साफ करने के लिए कहता है। हालांकि मैशले बिना कुछ कहे फ्लोर को इतना ज्यादा साफ कर देता है कि वो पूरी तरह से चमकने लगता है, लेकिन तभी उसके पास से फिन की बुक गिर जाती है, जिसे उसने लेक्चर के दौरान गलती से अपने पास ही रख लिया था। वहीं दूसरी तरफ लॉयड और उसके कुछ दोस्त फिन से कहते हैं कि मैशले की किताब फाड़ने में उतना मजा नहीं आया, तो अब तुम अगली बार उसके सारे कपड़े जला देना। हालांकि फिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था और वो लॉयड को इस बात के लिए साफ साफ मना कर देता है। लॉयड को फिन की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने जादू से फिन को पूरी तरह से जकड़ लेता है और जबरदस्ती उसका सिर जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोट आ जाती है। इसी बीच वहाँ पर मैशले भी आ जाता है, जो कि फिन को उसकी बुक लौटाने आया था, लेकिन वो वहाँ का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मैशले फिन के पास पहुँचता है और लॉयड से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसके जवाब में लॉयड कहता है कि मैं तो बस फिन से माफी मंगवा रहा था क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुन रहा। तभी फिन कहता है कि मुझे माफ कर दो मैश, मैं ये सब डिजर्व करता हूँ क्योंकि मैंने ही लॉयड के कहने पर तुम्हारी बुक खराब की थी। उसने मुझे डराया था, पर इसके बावजूद भी तुमने मुझे अपना दोस्त कहा। लॉयड मैशले से कहता है कि तुम फिन की बात बिल्कुल भी मत सुनो और मैं तो वैसे भी वाइस प्रिंसिपल से तुम्हारी सिफारिश करने जा रहा था, तुम साथ चलोगे क्या? इससे पहले लॉयड आगे कुछ और बोल पाता, मैशले जाकर उसके बाल पकड़ता है और उसका सिर जमीन पर पटक देता है, जिससे उसके तोते उड़ जाते हैं। फिन मैशले से कहता है कि ये तुमने क्या किया मैश, इसके लिए तुम्हें स्कूल से निकाला जा सकता है। मैशले को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो कहता है कि क्या मैंने सच में कुछ गलत किया है? तभी वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो मैशले से कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल गलत किया। लॉयड के फादर ने मुझे उसका ध्यान रखने के लिए कहा है और तुमने इसके साथ उलझकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसके लिए मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। मैशले को इसकी बकबक पसंद नहीं आती और वो वाइस प्रिंसिपल के मुंह पर एक जोरदार घुटना मार देता है। सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं और फिर मैशले जमीन में गड्ढा बनाकर वाइस प्रिंसिपल को उसी गड्ढे में गाड़ देता है। वाइस प्रिंसिपल मैशले से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो और मैं तुम्हें इसके लिए स्कूल से निकाल भी सकता हूँ, समझे? जिसके जवाब में मैशले कहता है कि अगर तुम कभी भी मुझे स्कूल से निकलवा सकते हो तो मैं कभी भी तुम्हें गाड़ सकता हूँ। बेसिकली वो उसे धमकी दे रहा था। इसके बाद मैशले को हेडमास्टर के कैबिन में बुलाया जाता है, जहाँ पर हेडमास्टर उसे बताते हैं कि लॉयड और वाइस प्रिंसिपल को मारने के इल्जाम में उसे ब्यूरो ऑफ मैजिक की तरफ से स्कूल से निकालने का नोटिस मिला है। दोस्तों, ब्यूरो ऑफ मैजिक इस एनिमे की दुनिया में सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। आगे हेडमास्टर मैशले को समझाते हैं कि ब्यूरो ऑफ मैजिक में सभी डिवाइन विजनरी मेंबर्स मौजूद हैं जो कि पूरी सिटी को कंट्रोल करते हैं और यहाँ से जो भी स्टूडेंट डिवाइन विजनरी बनता है वो आगे चलकर ब्यूरो ऑफ मैजिक का मेंबर बन जाता है। मैशले हेडमास्टर से की गई अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, लेकिन तभी हेडमास्टर उस सस्पेंशन नोटिस को जला देते हैं और मैशले से कहते हैं कि मैंने कई साल पहले ये पोजीशन इसीलिए चुनी थी क्योंकि मैं हर तरफ शांति लाना चाहता था और हमारी दुनिया पावरफुल लोगों के डर से ही चलती है, जहाँ पर तुम जैसे इनोसेंट लोगों को दबाया जाता है। लेकिन तुमने अपने साथ हो रहे गलत के खिलाफ कदम उठाया, जिसके लिए मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम आगे चलकर डिवाइन विजनरी बनो और पूरी सिटी में शांति फैलाओ। हेडमास्टर की बातें सुनकर मैशले उनसे कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं डिवाइन विजनरी जरूर बनूंगा।
मैश्ले का ये कॉन्फिडेंस देखते हुए हेडमास्टर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो मैश्ले को समझाने लगते हैं कि आखिरकार डिवाइन विजनरी कैसे बना जाता है, लेकिन उनकी बातें मैश्ले के सिर के ऊपर से जा रही थी। हेडमास्टर सिंपल शब्दों में समझाते हुए उसे बताते हैं कि उसे अपनी हर क्लास और एक्टिविटीज में टॉप करना होगा, जिससे उसे कुछ गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे और जितने ज्यादा उसके पास कॉइन्स होंगे उतना अच्छा होगा। जिसके बाद मैश्ले उन्हें थैंक यू कहते हुए वहां से चला जाता है। अब वाइस प्रिंसिपल और लॉयड को मारने के इल्जाम में मैश्ले को कोई सजा नहीं मिली, लेकिन इस बात की वजह से उसका नाम पूरे स्कूल में फैल गया। अगले दिन फिन और मैश्ले कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर टॉम नाम का एक स्टूडेंट आ जाता है जो कि मैश्ले को आने वाले ड्यूएलो कंपटीशन के बारे में बताता है। इसी बीच वहां पर कई सारी लड़कियां आ जाती हैं और वो आपस में बातें करने लगती हैं कि ये तो टॉम है ना जो पिछले साल के ड्यूएलो कंपटीशन का चैंपियन था। यहाँ पर मैश्ले टॉम से सवाल पूछता है कि आखिर ये ड्यूएलो कंपटीशन क्या होता है, जिसके बारे में समझाते हुए टॉम मैश्ले से कहता है कि ये एक तरह का कंपटीशन है जिसमें सभी स्टूडेंट्स उड़ने वाली झाड़ू पर बैठकर बॉल को बास्केट में डालने की कोशिश करते हैं और जो भी टीम ज्यादा स्कोर करती है वो इस कंपटीशन की विनर होती है। पर मैश्ले टॉम को बताता है कि उसे झाड़ू पर उड़ना नहीं आता, जिसके बाद टॉम कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, बल्कि तुमने तो झाड़ू पर उड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आने वाले ड्यूएलो कंपटीशन में मेरी टीम की तरफ से खेलो। टॉम के काफी ज्यादा फोर्स करने पर मैश्ले उसे मना नहीं कर पाता और अब अगले दिन सभी लोग प्लेग्राउंड पर पहुंच चुके थे जहां पर कंपटीशन शुरू हो चुका था और दोनों ही टीम्स अपनी अपनी झाड़ू पर आसमान में उड़ रही थीं। पर मैश्ले अभी भी जमीन पर ही रुका हुआ था। मैश्ले के टीम मेंबर्स उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो और तुम आसमान में क्यों नहीं उड़ रहे। तब मैश्ले उनसे कहता है कि मैंने तो पहले ही बताया था कि मुझे झाड़ू पर उड़ना नहीं आता, जिसकी वजह से कई सारे लोग गुस्सा होकर उस पर चीजें फेंकने लगते हैं। और अब तक हमने देखा कि मैश्ले की टीम और ओपोनेंट टीम के बीच में अब मैच शुरू हो चुका है, लेकिन सभी लोग हवा में उड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मैश्ले अभी भी जमीन पर ही खड़ा है। तभी मैश्ले की टीम का कैप्टन यानी कि टॉम वहां पर आता है और वो मैश्ले को समझाने लगता है कि उन्हें कैसे भी करके ओपोनेंट टीम को हराना होगा, वरना उनकी नाक कट जाएगी। हालांकि मैश्ले तो बिल्कुल भी उड़ नहीं सकता था और इसी बीच ओपोनेंट टीम ने एक गोल कर लिया था। अब टॉम मैश्ले को समझाने लगता है कि उन्हें इस गेम में जादू का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर तो सिर्फ टेक्निक और स्किल्स मैटर करते हैं। टॉम जैसे ही मैश्ले को सारी बातें समझाकर वहां से जा रहा होता है, तभी ओपोनेंट टीम का एक प्लेयर टॉम को जोरदार धक्का देता है, जिससे कि उसे चोट लग जाती है। मैश्ले टॉम को संभालते हुए उस लड़के से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन वो लड़का मैश्ले को जवाब देते हुए कहता है कि गेम खेलते हुए सब कुछ जायज है। अब टॉम को काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी, इसीलिए वो गेम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता था। पर वो मैश्ले को अपनी टीम की इज्जत बचाने के लिए कहता है। मैश्ले बड़ी ही तेजी से अपनी झाड़ू पर बैठकर आसमान में छलांग लगाता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो आसमान में उड़ रहा था। पर असल में बात कुछ और ही थी। मैश्ले अपने पैर जोर जोर से हवा में हिला रहा था, जिसकी वजह से उसने हवा में ही अपना बैलेंस बनाए रखा था और सभी लोग ये देखकर मैश्ले का मजाक उड़ाने लगते हैं। पर मैश्ले बिना किसी की परवाह किए अपने टीममेट को बॉल पास करने के लिए कहता है। ओपोनेंट टीम भी उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तभी मैश्ले बॉल को इतनी जोर से फेंकता है कि वो सीधे गोल में जाकर लगती है और वो ओपोनेंट प्लेयर्स भी बॉल के प्रेशर से दूर जाकर गिरते हैं। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि मैश्ले ने आखिर ये किया कैसे। लेकिन अब टाइम काफी कम बचा था, इसीलिए उनके जीतने के चांसेस अभी भी कम थे। पर मैश्ले इस बॉल को थोड़ा सा कर्व करके फेंकता है, जिससे कि वो बॉल गोल में लगकर वापस उसी की तरफ रिटर्न आ जाती है। मैश्ले इतनी जल्दी जल्दी गोल कर रहा था कि उसकी स्पीड किसी को नजर ही नहीं आ रही थी और जल्द ही वो ओपोनेंट टीम से ज्यादा स्कोर कर लेता है, जिससे कि उनकी टीम विनर घोषित कर दी जाती है। वहां पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स अब मैश्ले की तारीफ करने लगते हैं। इस मैच में मैश्ले ने एक रिकॉर्ड बनाया था जो आज तक कोई नहीं बना पाया, इसीलिए उसे एक सिल्वर कॉइन दिया जाता है। मैश्ले इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका था कि फिन भी उसकी अब तारीफ करने लगा था। लेकिन उसी समय वहां पर टॉम आ जाता है और वो रोते हुए मैश्ले को गले लगा लेता है और उसे अपनी टीम को जिताने के लिए थैंक यू बोलता है। ये खबर न्यूज़पेपर में भी आ चुकी थी, लेकिन मैश्ले ने सारा क्रेडिट टॉम को ही दिया था, ये कहते हुए कि टॉम ने ही उसे जीतने के लिए मोटिवेट किया है। न्यूज़पेपर में ये खबर लैंस नाम का एक लड़का भी पढ़ रहा होता है, जिसे पढ़कर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पावर से सिर्फ मैश्ले की ही इमेज डिस्ट्रॉय कर देता है,
वो अपने लॉकेट की तरफ देखकर कहता है कि यही हमारा अगला शिकार है। अगले दिन लेक्चर के वक्त टॉम मैशले से कहता है कि उन्हें अब प्रैक्टिस करने के लिए जाना है। तो वहीं दूसरी तरफ लेमन भी मैशले की होमवर्क में हेल्प करने के लिए आ जाती है। हालांकि मैशले को उन दोनों के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना था, क्योंकि उसे काम करने की इच्छा नहीं थी। इसीलिए वो फिन को अपनी मदद करने के लिए कहता है, पर फिन भी उसकी मदद नहीं करता। अब इसी बीच वहाँ पर लेंस भी आ जाता है और वो मैशले से पूछता है कि तुम लोग तो काफी मजे कर रहे हो। लेंस को देखकर टॉम और लेमन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके फेस पर तो 2 मार्क थे। तो वहीं लेमन भी मन ही मन कहने लगती है कि ये तो वही स्टूडेंट है जिसने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था। मैशले लेंस से कहता है कि हम लोग कुछ भी मजेदार नहीं कर रहे, जिसे सुनकर लेंस अपनी जेब से एक जादुई बोतल निकालता है और जैसे ही वो उसका ढक्कन खोलता है तब टॉम, लेमन और फिन बोतल में कैद हो जाते हैं। लेंस मैशले को अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए स्कूल के फॉरेस्ट में मिलने के लिए कहता है। अब मैशले भी फॉरेस्ट में चला जाता है, जहाँ पर लेंस अपनी जेब से 2 सिल्वर कॉइन्स निकालकर उसको दिखाता है, जिसे देखकर टॉम तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इतने कम समय में कोई भी 2 कॉइन्स कलेक्ट नहीं कर पाता और लेंस के फेस पर 2 मार्क्स हैं, जिसका मतलब है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। दरअसल इस मैजिक वर्ल्ड में मेजॉरिटी ऑफ लोगों के फेस पर सिंगल लाइन होती है और बहुत ही कम लोगों के फेस पर डबल लाइन होती है, जिसका मतलब होता है कि मैजिक ने उन्हें खुद चूज किया है। और ये इतनी रेयर कंडीशन है कि पूरे 1 लाख लोगों में सिर्फ एक के फेस पर ही डबल लाइंस होती हैं। अब लेंस मैशले को अपने अपने सिल्वर कॉइन्स बैट पर लगाकर एक मैच खेलने के लिए कहता है और वो मैशले को धमकी भी देता है कि अगर उसने ये मैच खेलने से इनकार किया तो वो उसके दोस्तों के साथ बहुत बुरा करेगा। हालांकि बोतल के अंदर से टॉम मैशले को ये चैलेंज एक्सेप्ट ना करने के लिए कहता है, पर मैशले लेंस के साथ मैच करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ उसी जंगल में रेग्रो और ब्रैड ये सोच रहे होते हैं कि मैशले सब कुछ अच्छे से कर पाएगा या नहीं, लेकिन तभी उन्हें किसी धमाके की आवाज आती है, जो कि दरअसल लेंस ने अपने मैजिक से किया था। लेंस के पास ग्रेविटी वाली पावर है, जिससे उसने आसपास के पूरे एरिया को साफ कर दिया था ताकि उन्हें लड़ाई के वक्त कोई परेशानी ना हो। अब मैशले लेंस को पंच करने के लिए बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन लेंस अपने मैजिक से ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि मैशले जमीन पर चिपक जाता है। मैशले बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मैशले के दोस्तों को उसकी चिंता होने लगती है। और अब लेंस मैशले को नीचा दिखाते हुए कहता है कि यही तुम्हारी औकात है और तुम जैसे लोगों को जमीन से ही जुड़े रहना चाहिए। ये सुनकर मैशले को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जमीन पर जोरदार पंच मारकर नीचे से एक पेड़ की जड़ खींच लेता है और लेंस पर अटैक कर देता है। लेंस ये देखकर काफी डर जाता है और पीछे हट जाता है, जिससे कि उसका मैजिक अब टूट चुका था। मैशले बड़ी तेजी से वापस लेंस को पंच करने के लिए जाता है, लेकिन वो फिर से उसे डॉज कर देता है। मैशले को देखकर अब लेंस थोड़ा टेंशन में आ चुका था, क्योंकि मैशले पहले से काफी ज्यादा तेज हो चुका था। हालांकि उसके गले से एक लॉकेट निकलता है जो सीधे मैशले के हाथ में आ जाता है। मैशले वो लॉकेट खोलकर देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें एक छोटी सी लड़की की फोटो थी। मैशले को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो लेंस से कहता है कि तुम तो एक ठरकी हो जिसे छोटी लड़कियां पसंद है। लेंस मैशले को जवाब देते हुए कहता है कि तुम बकवास मत करो, ये मेरी छोटी बहन है। और उसके बाद वो मैशले से सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? मैशले कहता है क्रीम पफ, लेकिन लेंस इसे गलत बताता है। फिर मैशले और सारी चीजें गैस करते हुए कहता है कि इंसान की जिंदगी, प्यार या फ्रीडम, जिसे लेंस फिर से डिनाई कर देता है और कहता है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज है मेरी छोटी बहन। लेकिन मैशले लेंस को इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि सभी लोगों की अपनी अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं। अब इसके बाद लेंस पहाड़ी की चोटी पर आ जाता है और वो मैशले से कहता है कि वो उस बोतल को नीचे खाई में फेंकेगा और वो अपने जादू से उसकी स्पीड भी बढ़ा देगा। और जब मैशले अपने दोस्तों को बचाने जाएगा तब लेंस उस पर अटैक कर देगा। लेंस की बात सुनकर मैशले लेंस से कहता है कि तुम काफी ज्यादा बुरे हो, लेकिन लेंस जवाब देता है कि मुझे अपनी छोटी बहन के लिए अगर डीमन भी बनना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। जिसके बाद लेंस अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जब वो छोटा था और अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसकी बहन को एक बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है और इस बीमारी की वजह से उसके फेस से जादुई निशान गायब हो जाएगा और वो अपनी मैजिकल पावर्स को खो देगी। उसके पास सिर्फ 5 साल का समय है। फिर उसके
पेरेंट्स उसकी छोटी बहन को ब्यूरो ऑफ मैजिक के हवाले कर देंगे, जहाँ पर वो लोग उसे खत्म भी कर सकते हैं। और लेंस ये सब इसीलिए कर रहा था ताकि वो डिवाइन विजनरी बनकर ब्यूरो ऑफ मैजिक में जा सके और वहाँ के इस रूल को ही बदल सके, ताकि उसकी बहन बिना मार्क के भी जिंदा रहे। और उसके मुताबिक मैशले उसके काम के बीच में आ रहा है, क्योंकि लेंस को डर था कि उसकी जगह पर मैशले ही डिवाइन विजनरी ना बन जाए, इसीलिए वो मैशले के पीछे पड़ा है। अब लेंस बोतल को नीचे फेंक देता है और उस पर अपना मैजिक भी डालता है, जिससे कि वो बोतल और भी तेजी से नीचे गिरने लगती है। और अब जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि मैशले अपना वार्म अप कर रहा था। मैशले की बॉडी काफी ज्यादा पंप हो चुकी थी और वो इतनी तेजी से भागता है कि लेंस को वो दिखाई ही नहीं देता। इससे पहले कि लेंस कुछ सोच पाता, मैशले उसके पीछे बोतल लेकर खड़ा हो जाता है। लेंस ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। लेकिन तभी मैशले उससे कहता है कि तुम जितना बुरा बनने की कोशिश करते हो उतने हो नहीं, क्योंकि तुमने तो खाली बोतल नीचे फेंकी है। अब इसके बाद मैशले लेंस की जेब में हाथ डालकर असली वाली बोतल बाहर निकालता है, जिसमें उसके फ्रेंड्स थे, और वो उस बोतल का ढक्कन खोलकर अपने फ्रेंड्स को बाहर निकाल लेता है। मैशले अब लेंस को समझाते हुए कहता है कि हम दोनों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हम दोनों भी यही चाहते हैं कि ब्यूरो ऑफ मैजिक के रूल्स सुधर जाएं। लेंस मैशले की बात मान जाता है और वो आगे फाइट कंटिन्यू नहीं करता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो अपना एक कॉइन मैशले को दे जाता है, क्योंकि वो ये बैट जीत चुका था। मैशले के फ्रेंड्स उसके गले लगकर उसे थैंक यू कहने लगते हैं, लेकिन मैशले अभी भी लेंस को जाता हुआ देखकर अपने मन ही मन में सोच रहा था कि लेंस असल में बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ अपनी बहन को बचाना चाहता है। और अगर उन दोनों के बीच सच में फाइट होती तो कौन जीतता। एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत में हमें ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में 3 डॉर्म्स के बारे में पता चलता है। इन 3 डॉर्म्स के नाम होते हैं एल्डर, ऑर्का और लैंग, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। जिन बच्चों के पास करेज होता है वो एल्डर डॉर्म में जाते हैं, जिन बच्चों के पास विजडम और विलिंगनेस होती है वो ऑर्का डॉर्म में जाते हैं, और जिन बच्चों के पास एम्बिशन होता है वो लैंग डॉर्म में जाते हैं। आगे फिन और मैश अपने रूम में बैठे होते हैं, जहाँ पर मैश को पता चलता है कि 5 सिल्वर कॉइन्स के मिलने से 1 गोल्ड कॉइन बनता है। और अब वो अपने कॉइन्स कैलकुलेट करने लगता है और कहता है कि उसे सिर्फ 28 कॉइन्स की जरूरत है। फिन मैशले को करेक्ट करते हुए कहता है कि उसे सिर्फ 3 कॉइन्स की ही जरूरत है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 2 सिल्वर कॉइन्स हैं। मैश अब सोच रहा होता है कि आज का दिन कितना सुहाना है, लेकिन तभी फिन को याद आता है कि उन्होंने तो अपना असाइनमेंट कंप्लीट ही नहीं किया और वो पैनिक हो जाता है। तभी वहाँ पर लेंस भी आ जाता है और उन दोनों को असाइनमेंट कंप्लीट ना करने के लिए बातें सुनाने लगता है। पर इसके बाद लेंस उन दोनों के असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए उनकी हेल्प करने की सोचता है। इन्हें होमवर्क में एक पोशन बनाना था। वो इन दोनों को किचन में ले जाता है और एक मूली दिखाता है। ये एक जिंदा प्लांट था और इसका यूज पोशन बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन उससे पहले इन्हें जादू का यूज करके इसे शांत करना पड़ता है। लेंस फिन और मैशले को अपने मैजिक की मदद से एक मूली को शांत करके दिखाता है, जिसके बाद वो फिन को ये ट्राई करने के लिए बोलता है। फिन भी ठीक वैसा ही करता है, लेकिन उसकी मूली शांत हो ही नहीं रही थी। इसके बाद मैश भी ट्राई करने लगता है, लेकिन उसकी मूली शांत होने के बजाय उल्टा और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब इसके बाद फिन एक बार फिर से ट्राई करता है और इस बार उसकी मूली सच में चुप हो जाती है, जिसके लिए वो लेंस को थैंक यू कहने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है कि लेंस इतना भी बुरा नहीं है। तभी वो दोनों मैशले की तरफ देखते हैं कि उसको जो मूली दी गई थी वो काफी ज्यादा बड़ी हो गई है और जोर जोर से चिल्लाने लग गई है। वो मूली मैशले के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन मैशले उसे एक चांटा मारकर वहीं बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो लेंस और फिन से कहता है कि देखो मैंने भी इसे शांत कर दिया। इसके बाद लेंस मूली को काटकर उसमें मिर्च मसाला डालता है और एक पोशन तैयार कर लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ मैशले भी वैसा ही करने लगता है, लेकिन उससे एक क्रीम पफ बन जाता है, जिसे देखकर फिन और लेंस काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि कोई मूली से कैसे क्रीम पफ बना सकता है। अब इसके बाद लेंस मैशले को फिर से पोशन बनाने के लिए कहता है और इस बार वो मैश पर निगरानी रख रहा था, पर मैशले फिर से एक क्रीम पफ बना लेता है, जिसे देख लेंस और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और मैश को डांटने लगता है, ये कहते हुए कि मैशले को फाइटिंग करने के अलावा और कुछ भी ठीक से नहीं आता। मैशले लेंस को शांत करते हुए उसे अपना बनाया हुआ वही क्रीम पफ खिलाता है, जिसे खाकर लेंस और फिन दोनों भी उस क्रीम पफ की तारीफ करने लगते हैं। अब आगे कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात करते हुए कहीं जा रहे थे, लेकिन तभी डॉट नाम का एक लड़का
बड़ी ही तेजी से भागते हुए उनके पीछे से गुजरता है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स डॉट को भला बुरा कहने लगते हैं। ये सुनकर डॉट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन सभी स्टूडेंट्स को बुरी तरह से पीट देता है और उन्हें बताता है कि किसी को भी हक नहीं है उसे भला बुरा कहने का, क्योंकि वो इस वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर है। इसके बाद हमें लैंगडॉर्म की मीटिंग दिखाई जाती है, जहां पर उनका लीडर एबेल अपने साथियों से कहता है कि डिवाइन विजनरी सिर्फ लैंगडॉर्म के लोगों को ही बनना चाहिए, जिसके लिए वो दूसरे डॉर्म्स के लोगों से उनके कॉइन्स छीन लेंगे और एल्डर डॉर्म को कभी भी डिवाइन विजनरी बनने नहीं देंगे। अगले दिन स्कूल के सभी बच्चे कैंपस के बाहर जंगल में जाते हैं, क्योंकि आज यहीं पे इनकी क्लास लगने वाली थी। तभी अचानक वहाँ पर डॉट भी आ जाता है, जो काफी ज्यादा जोश में लग रहा था और वो खुद से कह रहा था कि वो नंबर 1 है और वो इस यूनिवर्स का मेन कैरेक्टर है और बाकी सब साइड कैरेक्टर्स। लेकिन तभी उसकी नजर मैशले की तरफ जाती है और वो उससे कहता है कि तुम वही हो ना जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो और सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हो। मैशले डॉट को ये कहते हुए इग्नोर करता है कि तुम बड़े अजीब हो और तभी वहाँ पर लेमन भी आ जाती है और वो मैशले का हाथ पकड़कर कहती है कि उसे इतने बड़े जंगल में डर लग रहा है, इसीलिए वो मैश के साथ ही रहेगी और मैश को उसे प्रोटेक्ट करना होगा। ये देखकर डॉट को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो मैशले से कहता है कि वो उसे मार देगा, क्योंकि उसके जैसे लड़के ही सभी लड़कियों का अटेंशन ले जाते हैं, जिसकी वजह से डॉट जैसे लड़के सिंगल मर जाते हैं। डॉट यहाँ पर सबको ये भी बताता है कि वो ब्यूरो ऑफ मैजिक ज्वाइन करके दुनिया से सभी हैंडसम लड़कों को भगा देगा। हालांकि मैश और उसके सभी दोस्त डॉट को इग्नोर करते हैं, जिसे देखकर डॉट और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है कि तुम लोग मुझे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि मैं मेन कैरेक्टर हूँ। अब इसी बीच वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आज की क्लास में लैंग और एल्डर डॉर्म दोनों ही हिस्सा लेने वाले हैं और उनका टास्क होगा कि इस जंगल में जितने भी स्कॉर्पियंस यानी बड़े बिच्छू हैं उनके सर पे लगे पत्थर को लेकर आना, और ज्यादातर बिच्छू को हराने पर स्टूडेंट्स को ब्रॉन्ज कॉइन्स मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हाई लेवल बिच्छू भी हैं जिन्हें हराने पर सीधे सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे। अब जैसे ही टीचर सब स्टूडेंट्स को जाने के लिए कहते हैं, तभी वहाँ पर मैशले के पास लैंगडॉर्म से सिल्वा नाम का एक लड़का आता है, जिसके चेहरे पर 2 मैजिक लाइंस थीं। सिल्वा मैश से कहता है कि वो इस कंपटीशन में किसी को भी जीतने नहीं देगा, जिसके बाद वो अपने मैजिक से क्रिस्टल बनाकर मैशले पर अटैक करता है, जिसकी वजह से मैश को काफी ज्यादा चोट आती है। टीचर ये सब देख लेते हैं और वो सिल्वा से पूछने लगते हैं कि आखिर वो ये सब क्या कर रहा है। सिल्वा जवाब में कहता है कि मैं तो बस मैशले के साथ मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मैशले का एक अच्छा दोस्त हूँ। अब सिल्वा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मैश उसे बहुत गुस्से से देख रहा था, पर तभी लैंस उसे रोकता है और उसे बताता है कि ये सब लैंगडॉर्म की एक चाल है और वो मैशले को बस उकसाना चाहते हैं। लैंस मैशले को ये बताता है कि सिल्वा उन सब से एक क्लास ऊपर है और उसने आज से पहले स्टूडेंट्स के साथ साथ कई सारे टीचर्स को भी जख्मी किया है, पर वो एक बहुत ही पावरफुल और टैलेंटेड मैजिक यूजर है, इसीलिए उसे कभी स्कूल से निकाला नहीं गया। पर तभी मैश लेंस को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे सिल्वा से कोई मतलब नहीं है, बल्कि मुझे इस बात का डर था कि कहीं मेरे पॉकेट में रखा हुआ क्रीम पफ ना पिचक जाए। ये सुनकर लेंस को और भी ज्यादा शॉक लगता है, क्योंकि मैश को इस सिचुएशन में भी अपनी क्रीम पफ की चिंता थी। अब आगे जब वो दोनों जंगल में जाते हैं, तब वो गलती से अलग हो जाते हैं और मैशले की मुलाकात फिर से डॉट से होती है। डॉट फिर से दिखावा करने लगता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तभी उन्हें जंगल में किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि किसी लड़के से बचकर भाग रही थी। डॉट उस लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में उस लड़के को अपने फायर मैजिक से अटैक करके वहां से भगा देता है। उस लड़की का नाम लॉरेन था, जो डॉट को थैंक यू कहने लगती है, लेकिन डॉट आउट ऑफ कंट्रोल होकर अजीब हरकतें करने लगता है। बल्कि डॉट पूरी तरह से लॉरेन के प्यार में पड़ जाता है और लॉरेन भी उसे फुल लाइन दे रही थी। लेकिन असल में लॉरेन की मैजिक पावर यही है कि वो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है, चाहे वो उससे थोड़ा सा भी अट्रैक्टेड क्यों ना हो। और डॉट तो पहले से ही लड़कियों के मामले में कमजोर है। अब वो मैशले को भी अपने प्यार में पागल करने की कोशिश करती है, लेकिन मैशले को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर लॉरेन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने मैजिक को और ज्यादा बढ़ाती है और फिर से मैशले की तारीफ करते हुए उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। पर उसके बावजूद भी मैशले को कुछ फर्क नहीं पड़ता और अब लॉरेन दूसरा तरीका आजमाते हुए डॉट और मैशले से कहती है कि सिल्वा उसे काफी समय से परेशान कर रहा है
और वो हमेशा उसका पीछा करता रहता है। ये सुनकर डॉट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो लॉरेन से कहता है कि मैं सिल्वा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और उसका कचूमर बना दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर सिल्वा आ जाता है और कहने लगता है, कौन मेरा कचूमर बनाना चाहता है, सामने आ जाओ। डॉट सिल्वा से कहता है कि वो सिल्वा को कभी भी हरा सकता है, लेकिन सिल्वा डॉट का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो सिर्फ एक जोकर है और वो सिल्वा को कभी नहीं हरा सकता। तभी अचानक डॉट अपने फायर बॉम्ब मैजिक की मदद से सिल्वा पर हमले कर देता है और एक के बाद एक फायर बॉल्स उस पर फेंकने लगता है। दूसरी तरफ फिन और लेमन जो उस जंगल में खो चुके थे, उन्हें अचानक लेंस दिखाई देता है और वो दोनों लेंस के पैर पकड़कर उससे कहते हैं कि वो अब उसके साथ ही रहेंगे क्योंकि ये जंगल बहुत ज्यादा डरावना है। लेकिन लेंस अभी भी यही सोच रहा था कि मैशले ठीक होगा या नहीं, क्योंकि सिल्वा की उस पर काफी टाइम से नजर थी। वहीं अब हम फिर से देखते हैं कि डॉट ने सिल्वा पर जो हमले किए थे उससे सिल्वा को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने खुद को एक क्रिस्टल वॉल से प्रोटेक्ट किया था। और सिल्वा की मैजिक पावर्स यही है कि वो जमीन में से क्रिस्टल्स उगा सकता है। अब सिल्वा बड़े ही गुस्से में डॉट के ऊपर हमला करने लगता है और उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। सिल्वा के उस अटैक से एक पत्थर उड़कर मैश के क्रीम पफ पर लगता है जो वो खा रहा था और उसके हाथ से क्रीम पफ नीचे जमीन पर गिर जाता है। मैशले को ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक लगता है क्योंकि उसका क्रीम पफ अब खराब हो चुका था। सिल्वा डॉट के ऊपर हंसने लगता है और कहता है कि तुम तो मुझे मारने वाले थे ना, तो अब कहाँ गई तुम्हारी सारी एनर्जी? मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा क्योंकि हम दोनों के लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डॉट की हालत तो सच में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो कैसे भी करके लॉरेन को सिल्वा से बचाना चाहता है। लेकिन अब सिल्वा डॉट के सामने एक शर्त रखता है और उसे कहता है कि अगर वो लॉरेन को बचाना चाहता है तो फिर उसे सिल्वा की तरफ से 5 अटैक सहन करने होंगे और साथ ही साथ मैशले को भी 5 अटैक सहन करने होंगे। और अगर डॉट शर्त जीत जाता है तो फिर सिल्वा उसे अपना एक सिल्वर कॉइन भी दे देगा। लेकिन डॉट सिल्वा को बताता है कि मैश का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी सिल्वा डॉट की बात नहीं मानता और उस अकेले को 10 अटैक सहन करने के लिए मजबूर करता है। अब डॉट मैशले और लॉरेन दोनों की जान बचाने के लिए उनके सामने आकर खड़ा होता है और अब सिल्वा अपना सबसे पहला अटैक करता है जिसका नाम होता है आयरन फिस्ट। इस अटैक से डॉट की हालत सच में बहुत खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन डॉट फिर भी हार नहीं मानता और सिल्वा के और अटैक झेलने के लिए तैयार हो जाता है। अब ऐसे करते करते सिल्वा डॉट पर 9 हमले कर देता है जिसके बाद भी डॉट को कुछ नहीं होता। लेकिन डॉट मन ही मन खुद से कह रहा होता है कि इस तरह से पिटता हुआ भले ही वो बेवकूफ लग रहा होगा, लेकिन वो किसी भी लड़की को रोता हुआ नहीं देख सकता और उसके दिल में लॉरेन के लिए अलग जगह है, इसीलिए वो लॉरेन को किसी भी हाल में बचा कर रहेगा। अब की बार सिल्वा का 10th अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और डॉट को बहुत ज्यादा चोट लगती है, पर इसके बावजूद भी वो खड़ा होता है जिसे देखकर सिल्वा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि डॉट ने आखिर उसके इतने पावरफुल अटैक्स सहन कैसे किए। अब डॉट सिल्वा को अपना प्रॉमिस रखने के लिए कहता है और उससे लॉरेन और मैशले को छोड़ने के लिए बोलता है। लेकिन सिल्वा जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि वो तो सिर्फ धोखे से सबको फंसाना चाहता था। डॉट तुरंत मैशले को लॉरेन के साथ भागने के लिए कहता है, पर तभी लॉरेन सिल्वा के साइड आकर खड़ी हो जाती है और डॉट के ऊपर हंसते हुए कहती है कि उसे डॉट जैसे चिपकू टाइप के लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि खुद ही अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं। डॉट को समझ आ जाता है कि लॉरेन ने भी उसे धोखा दिया है, इसीलिए वो पूरी तरह से टूट चुका था और अब सिल्वा और लॉरेन दोनों मिलकर डॉट पर हंसने लगते हैं। लेकिन तभी मैशले अपना एक क्रीम पफ सिल्वा के मुंह पर फेंक कर मारता है जिससे सिल्वा का मुंह बंद हो जाता है। मैशले अब सिल्वा को चैलेंज करते हुए कहता है, तुमने हद पार कर दी है और अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे 10 बार हिट करके दिखाओ तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। दूसरी तरफ लेंस ने एक स्कॉर्पियन को हरा दिया था, लेकिन वो अभी भी इस बात की चिंता में था कि मैशले ठीक होगा या नहीं। लेकिन फिन और लेमन लेंस को बताते हैं कि मैशले को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन लेंस उन दोनों को बताता है कि मैशले अब तक सिर्फ व्हाइट मैजिक यूजर्स से लड़ा है जो कि एवरेज मैजिक यूजर्स होते हैं, लेकिन रेड मैजिक यूजर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो कॉम्बैट में भी माहिर होते हैं। खासकर डबल लाइन मैजिक यूजर्स तो और भी ज्यादा पावरफुल होते हैं जिनके सामने मैशले नहीं टिक सकता। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिल्वा को मैशले की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसे कहता है कि मुझे तुम जैसे जादूगर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जो खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन असल में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं और वो मेरे सामने बिल्कुल नहीं टिक पाते।
ऐसा कहते ही सिल्वा डॉट को पकड़कर जमीन पर जोर से पटकने ही वाला होता है कि तभी मैश बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। सिल्वा मैशले को नोटिस करता है और बीच में एक आयरन वॉल क्रिएट कर देता है, जिससे कि मैशले का हमला ब्लॉक हो जाता है। अब सिल्वा डॉट को बड़ी दूर फेंक देता है। सिल्वा हंसते हुए मैश को बताता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, क्योंकि सिल्वा जब फर्स्ट ईयर में था तभी उसने 2 गोल्ड कॉइन्स जीत लिए थे। अब वो मैश पर अपने आयरन फिस्ट अटैक से हमला करता है, जिसकी वजह से मैश को काफी चोट आती है। पर अब की बार वो सिल्वा के अटैक को रोक लेता है और उसे अपने हाथों से क्रश कर देता है। ये देखकर सिल्वा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हाँ, इसने मेरा इतना पावरफुल अटैक कैसे रोक लिया? लेकिन अब वो गुस्से में मैशले के ऊपर और ज्यादा हमले करने लगता है। हालांकि मैश उसके हर एक अटैक को तोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और उसे जोर से एक पंच मारता है। मैश का पंच खाकर सिल्वा बहुत दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर लॉरेन भी हैरान हो जाती है। सिल्वा को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मैश पर लगातार हमले करने लगता है। पर मैश पहले से ही तैयार था और वो अपने सभी मसल्स को टाइट करके सिल्वा के सभी अटैक्स को तोड़ते हुए उसे पेट में एक घूसा मारता है। अब की बार सिल्वा जमीन पर अपने घुटने टेक देता है और उसे समझ आता है कि वो आगे और नहीं लड़ पाएगा। तभी मैशले चुपचाप जाकर दूर बैठ जाता है और सिल्वा से कहता है कि तुम्हारे पास और 8 मौके बचे हैं मुझ पर अटैक करने के लिए, इसीलिए टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी हमला करो। मैशले का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देखकर सिल्वा सच में बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे समझ आता है कि अगर मैशले ने उसे एक बार और पंच किया तो वो वहीं मर जाएगा। लेकिन तभी वहां पर मैशले के पीछे एक बहुत बड़ा स्कॉर्पियन आ जाता है, जिसे सिल्वा देख लेता है और मन ही मन कहने लगता है कि ये स्कॉर्पियन बहुत ज्यादा बड़ा है और पावरफुल भी, जिसके सर पे स्टार है। जब ये स्कॉर्पियन मैशले पर हमला करेगा तब उसी मौके का फायदा उठाकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। पर तभी मैशले उस स्कॉर्पियन को एक चांटा मारकर वहां से हवा में उड़ा देता है और कहता है कि फिलहाल वो बिजी है, इसीलिए वो स्कॉर्पियन से बाद में निपटेगा। अब ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो चुके थे और सिल्वा तो और बुरी तरह से डर चुका था। स्कॉर्पियन का स्टार भी वहीं पर गिर जाता है। लेकिन अब मैशले सिल्वा के पास आकर उससे कहता है कि मुझे सच में तुम पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है, क्योंकि वो मैशले का एक भी अटैक पूरी तरह से सहन नहीं कर पाया, इसीलिए वो इस फाइट को यहीं पर रोकना चाहता है। मैशले के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनने के बाद सिल्वा पूरी तरह से टूट चुका था और वो मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने फर्स्ट ईयर में 2 गोल्ड कॉइन्स जीते थे, फिर मैं इस मैशले से कैसे हार सकता हूँ। अब मैशले लॉरेन की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर लॉरेन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो खुद को बचाने के लिए रोने का नाटक करती है और कहती है कि उसे सिल्वा ने ही ये सब करने के लिए फोर्स किया था और वो बिल्कुल इनोसेंट है। मैश पीछे से आकर लॉरेन को हक करता है, जिसे देखकर लॉरेन को लगता है कि मैशले भी उसके प्यार के जादू में फंस गया है। पर तभी मैशले उसे पीछे से उठाकर जमीन पर पटक देता है, यानी कि वो उसे सुप्लेक्स दे देता है और कहता है कि जब वो मारने पर आता है तो जेंडर नहीं देखता। अब इसके बाद मैशले वापस अपने दोस्तों से मिल जाता है, जहां पर वो सभी मैशले की खूब ज्यादा तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उसने सिल्वा को सबक सिखाया था और एक स्टार शेप वाले स्कॉर्पियन को भी हराया था। डॉट भी वहीं पर खड़ा था और वो काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, क्योंकि आज उसकी वजह से ही मैशले इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। हालांकि वो मैशले को फिर भी अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है और मैशले उसे माफ भी कर देता है। पर लैंस अभी भी सोच में पड़ा हुआ था और वो मैशले को बताता है कि ये सब लैंगडॉर्म ने ही किया है और उन्होंने ही सिल्वा को मैशले पर हमला करने के लिए भेजा था, क्योंकि वो सभी स्टूडेंट्स के कॉइन छीनना चाहते हैं। साथ ही साथ लैंस सबको ये भी बताता है कि लैंगडॉर्म का अगला शिकार अब एल्डर डॉर्म ही है, इसीलिए उन सबको सतर्क रहना होगा। और तभी मैशले के पॉकेट में कुछ चमकने लगता है और वो देखता है कि उसके पास जो 5 सिल्वर कॉइन्स थे वो मिलाकर एक गोल्ड कॉइन बन गया है। यहाँ पर मैश सबको बताता है कि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि इस एकेडमी में अलग अलग डॉर्म्स मौजूद हैं। पर फिन मैशले से कहता है कि सभी स्टूडेंट्स को पहले दिन ही अलग अलग डॉर्म्स में डिवाइड किया गया था और जब मैश भी यहाँ आया था तो उसे भी किसी डॉर्म में डाला गया था। यहाँ पर मैशले को कुछ कुछ याद आने लगता है और उसे पता चलता है कि जब वो पहली बार इस एकेडमी में आया था तब सभी स्टूडेंट्स एक स्केलेटन वाले यूनिकॉर्न पर हाथ रख रहे थे, जो कि उनका दिमाग पढ़कर सबको अलग अलग डॉर्म्स में डाल रहा था। पर जब मैशले की बारी आती है और वो उसी यूनिकॉर्न के सिर पर हाथ रखता है तब यूनिकॉर्न काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मैशले के दिमाग में सिर्फ क्रीम पफ ही आता है।
तभी वो यूनिकॉर्न खुद कंफ्यूज होकर मैशले को एल्डर डॉर्म में डाल देता है। आगे लेंस मैशले को बताता है कि उसके पास अब एक गोल्ड कॉइन है, इसीलिए उसे अब और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। अगले दिन मैशले अपनी क्लास के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि क्लास कौन से रूम में है और उसको एक बंद दरवाजा दिखाई देता है। वो उस दरवाजे को खोलने की सोचता है, पर वो फिर से भूल गया था कि उसे दरवाजे को पुश करना है या पुल। अब हम देखते हैं कि उस दरवाजे के अंदर लैंग डॉर्म की ही मीटिंग चल रही थी, जहां पर सिल्वा एबेल से माफी मांग रहा होता है क्योंकि वो एल्डर डॉर्म से हार कर आया था। एबेल सिल्वा पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था, इसीलिए वो उसे अपने मैजिक से एक डॉल बना देता है। दोस्तों, एबेल के चेहरे पर 3 मैजिक लाइंस हैं, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और वो पहले भी कई सारे स्टूडेंट्स को डॉल बनाकर यहाँ टांग चुका है। एबेल यही चाहता था कि उनके जैसे रॉयल ब्लड ही डिवाइन विजनरी बने, ना कि कोई आउटसाइडर। और हम देखते हैं कि उसकी गोद में भी एक डॉल है जिसे वो मॉम कहकर पुकार रहा था। इनकी ये मीटिंग चल ही रही थी कि तभी मैशले गलती से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और वो एबेल से कहता है कि क्या उसे पता भी है कि वो एक डॉल के साथ बात कर रहा है। तो दोस्तों, हमने अब तक देखा कि मैशले आउटडोर क्लास के बाद एक गोल्ड कॉइन हासिल कर लेता है, लेकिन लेंस की वार्निंग के बाद भी वो स्कूल में भटक जाता है और गलती से उनके दुश्मन मागिया लुपुस ग्रुप के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है। इनका लीडर एबेल पहचान लेता है कि मैशले ही वो स्टूडेंट है जिसके पास एक गोल्ड कॉइन है। एबेल मैश से पूछता है कि वो डिवाइन विजनरी क्यों बनना चाहता है। इसके जवाब में मैश कहता है कि वो तो बस अपनी फैमिली के साथ पीसफुली रहना चाहता है। एबेल उसका कॉन्फिडेंस डाउन करते हुए कहता है कि तुम कभी भी डिवाइन विजनरी नहीं बन पाओगे क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां हैं और इस दुनिया में ह्यूमंस सबसे बड़े बीस्ट हैं जो कमजोर पर अत्याचार करते हैं। इसीलिए मागिया लुपुस डिवाइन विजनरी बन के सब कुछ ठीक करना चाहते हैं और क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, इसीलिए वो डिवाइन विजनरी बन के ही रहेंगे क्योंकि इस दुनिया में ताकतवर मैजिशियंस ही चैन से रह पाते हैं। हालांकि मैशले एबेल की ये सारी बातें सुनने के बाद उसे कहता है कि मतलब तुम भी मेरी तरह पीसफुली रहना चाहते हो। ये सुन के एबेल हैरान हो जाता है और मैश से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ भी समझ में आया जो मैंने कहा। लेकिन मैश उसे दरवाजा तोड़ने के लिए सॉरी बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है। फिर तभी एबेल उसे जाने से मना करता है और उसे कहता है कि अगर तू यहाँ से जाना चाहता है तो तुझे अपना गोल्ड कॉइन मुझे देना होगा। मैशले उसे अपना गोल्ड कॉइन देने से मना करता है, जो देखकर एबेल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे आज तक किसी ने मना नहीं किया था। अब एबेल गुस्से में सिल्वा का पपेट मैश की तरफ फेंक कर मारता है, पर मैश उस पपेट को डॉज करते हुए उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे कि सिल्वा के पपेट पर लगे हुए धागे टूट जाते हैं और वो वापस इंसान बन जाता है। मैश को सिल्वा का पपेट डॉज करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इसके बाद एक और बड़ा और ताकतवर पपेट पीछे से मैशले को पकड़ लेता है। तब मैश को पता चलता है कि ये वाला पपेट बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी वो पपेट मैशले के पॉकेट से गोल्ड कॉइन निकालकर एबेल की तरफ फेंकता है। क्योंकि उसे मैश का गोल्ड कॉइन मिल गया था तो पपेट मैशले को दूर पटक देता है। अब मैश लेंस को उठाकर उसे नर्स के पास ले जाने लगता है। एबेल उससे कहता है कि तुम इतनी जल्दी हार मान रहे हो, जिस पर मैश बोलता है कि नहीं, लेकिन ये काम ज्यादा जरूरी है। मैश आखिर में ये भी कहता है कि चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, मुझे नहीं हरा सकते, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद एबेल नोटिस करता है कि उसके पपेट का एक बटन टूटा हुआ है और जब वो अपने हाथ में देखता है तो वो गोल्ड कॉइन नहीं था, बल्कि वही टूटा हुआ बटन था। अब वहाँ पर ग्रुप की एक और मेंबर थी जिसका नाम लव क्यूट है। उसने सब कुछ देख लिया कि आखिर मैशले ने किया क्या था। जब उस पपेट ने गोल्ड कॉइन एबेल की तरफ फेंका था तब मैशले ने उसका एक बटन तोड़कर अपने मुंह से फूंक करके कॉइन की तरफ फेंका, जिससे वो कॉइन से टकराकर एबेल के हाथ में चला गया। फिर उसने वापस इतनी जोर से हवा अंदर खींच ली कि वो कॉइन वापस उसके पास आ गया। बाद में एबेल को भी समझ आता है कि मैशले ने आखिर किया क्या और वो कहता है कि मैश काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ सिल्वा को अब हॉस्पिटल में होश आ चुका था और उसे कुछ याद नहीं था कि पपेट बनने के बाद आखिर उसके साथ क्या हुआ। लेकिन तभी वो देखता है कि मैशले उसके सामने जमीन पर अपनी एक्सरसाइज कर रहा है और वो मैश से पूछता है कि आखिर उसने उसकी जान क्यों बचाई। लेकिन मैश सिल्वा को जवाब देते हुए कहता है कि अगर मेरा कोई दुश्मन भी मुसीबत में हो तो मैं उसकी भी मदद करूंगा, क्योंकि मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लेंस और डॉट किसी बात को लेकर लड़ रहे थे, लेकिन तभी फिन
फेन आ जाता है और सोचने लगता है कि ये दोनों उसके रूम में क्या कर रहे हैं। और डॉट अब इनके ग्रुप में इसीलिए आ गया था क्योंकि उसे लेमन पसंद है। अब लेंस और डॉट आपस में फाइट शुरू ही करने वाले थे कि तभी मैशले आ जाता है और उन दोनों को बाहर जाकर लड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उनकी लड़ाई से रूम में रखे सामान को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, जबकि मैशले खुद दरवाजा तोड़ के अंदर आया था। अब मैशले भी अपना क्रीम पफ खाने लगता है और कहता है कि आज कितना ज्यादा पीसफुल डे है। पर तभी वहाँ पर लेमन भी आ जाती है जिसके पास एक बैड न्यूज थी। वो सबको एक मैजिकल डिस्प्ले की तरफ लेकर जाती है जो बताता है कि किस डॉर्म के पास कितने गोल्ड कॉइन्स हैं। यहाँ पर वो सभी देखते हैं कि लैंग डॉर्म के पास 15 गोल्ड कॉइन्स हैं जो कि हाईएस्ट है, जबकि उनके एल्डर डॉर्म के पास मैश का ही एक गोल्ड कॉइन है। लेमन सबको ये भी बताती है कि जितने भी सीनियर्स लैंग डॉर्म को रोक सकते हैं वो फिलहाल इंटर्नशिप के लिए एकेडमी से बाहर गए हैं और ऑर्का डॉर्म के लोग हमेशा रिसर्च में ही बिजी रहते हैं। इसीलिए अब एल्डर डॉर्म को ही उन्हें रोकना होगा, क्योंकि अब लैंग डॉर्म का अगला निशाना एल्डर डॉर्म ही है। ये सब सुनकर लेंस कहता है कि मतलब उसे अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए लैंग डॉर्म को हराना होगा, और इसके साथ ही सभी लोग बहुत जोश में आ जाते हैं। अब क्योंकि इन सब के बीच मैशले ने कुछ गलतियां की थी, इसीलिए हेडमास्टर की तरफ से उसे एक पनिशमेंट दी जाती है जिसके लिए उसे 1 वीक तक आउल हट साफ करना होगा। अब क्योंकि ये काम आसान नहीं था, इसीलिए लेंस भी मैशले की मदद करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि लैंग डॉर्म के लोग मैश पर कभी भी हमला कर सकते हैं और तभी लेंस भी उन्हें पकड़ लेगा। उसी समय वहाँ पर मागिया लुपुस ग्रुप के 2 मेंबर्स आ जाते हैं जिनका नाम होता है एंड्रयू और शेनरी। वो खुद को मागिया लुपुस के 6th और 7th फैंग बताते हैं और वो दोनों लेंस और मैशले पर अटैक कर देते हैं क्योंकि उन्हें मैशले का गोल्ड कॉइन चाहिए था और वो अपना गोल्ड कॉइन भी दाव पर लगा देते हैं। एंड्रयू मैश के पैरों के नीचे एक मैजिकल पॉन्ड बनाता है जिसमें मैश डूबने लगता है क्योंकि उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता था, और फिर एंड्रयू खुद एक शार्क बनकर उस पानी में कूद जाता है ताकि मैशले को खत्म कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ शेनरी अपने श्यूरिकेन से लेंस पर अटैक करने लगता है जिसे लेंस डॉज कर देता है। लेंस अपना ग्रेविटी मैजिक यूज नहीं कर पाता वरना उनके आसपास आउल्स मारे जाएंगे। शेनरी लेंस को पहचान लेता है कि वो एक क्राउन फैमिली से बिलोंग करता है जिनका ग्रेविटी मैजिक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उसे लग रहा था कि लेंस क्राउन फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी काफी ज्यादा वीक है। अब शेनरी लेंस पर बहुत अटैक करता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और इसीलिए तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। लेकिन लेंस बड़ी ही चालाकी से शेनरी के पीछे रखी दाने की बोरी को नीचे गिरा देता है जिससे कि सभी आउल्स शेनरी के पीछे जाकर दाना चुगने लगते हैं, और उसके बाद वो अपने ग्रेवियोल अटैक से शेनरी पर हमला कर देता है। शेनरी को समझ आ जाता है कि लेंस को उन आउल्स की चिंता थी और इसी वजह से वो गुस्से में अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक अटैक इस्तेमाल करता है, लेकिन लेंस के ग्रेवियोल मैजिक के सामने वो नहीं टिक पाता और फाइनली लेंस शेनरी को हरा देता है। अब दूसरी तरफ मैशले पानी के अंदर बड़ी ही स्पीड से एंड्रयू के आसपास स्विम कर रहा था जिसे देखकर एंड्रयू भी शॉक हो जाता है क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन कभी भी इतनी तेजी से स्विम नहीं कर सकता। मैशले एंड्रयू से थैंक यू कहने लगता है क्योंकि उसकी वजह से मैशले की स्विमिंग एबिलिटी बाहर आ चुकी थी, लेकिन इसके बाद एंड्रयू खुद को एक मॉन्स्ट्रस शार्क में कन्वर्ट कर लेता है, पर मैशले उसके पेट पर लात मारते हुए उसे पानी से बाहर फेंक देता है और वो एंड्रयू को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। और अब लेंस और मैशले ने उन दोनों मागिया लुपुस के मेंबर्स को हरा दिया था, जिसके बाद लेंस एंड्रयू से एक गोल्ड कॉइन ले लेता है और उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है कि क्या मागिया लुपुस ग्रुप सच में इतना ज्यादा कमजोर है, और मैशले भी कहता है कि हाँ ये सच में बहुत कमजोर हैं। और तभी वहाँ पर उस ग्रुप का एक और मेंबर आ जाता है जिसका नाम एबिस होता है। वो पीछे से आकर लेंस को कहता है कि तुम्हें इस तरह मागिया लुपुस का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब जैसे ही लेंस और मैशले पीछे मुड़कर देखते हैं कि तभी एबिस बड़ी ही स्पीड से उनके सामने आ जाता है और वो अपनी इविल आई की पावर एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से लेंस की मैजिकल पावर्स कुछ समय के लिए डिसेबल हो जाती हैं। एबिस उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो अपने हारे हुए साथियों को वापस ले जाने के लिए आया है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, मैशले बड़ी ही स्पीड से उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन एबिस तुरंत ही दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर तो मैशले
भी शॉक हो चुका था और वो सोचने लगता है कि उसके अलावा कोई दूसरा इंसान भी इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। अब इसके बाद एबिस एक मैजिकल बॉटल निकालकर अपने साथियों को उसमें डाल देता है और मैशले से कहता है कि वो इस तरह से बीच में आने के लिए माफी चाहता है, लेकिन वो तो सिर्फ अपने दोस्तों को ही लेने आया था और इसका लड़ने का कोई इरादा नहीं है। जिसके बाद एबिस वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो मैशले और लेंस को बताता है कि वो लोग जल्द ही फिर मिलेंगे। मैश और लेंस बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि मागिया लुपुस के मेंबर्स सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। इसीलिए वो दोनों अपनी बात को वापस लेते हैं। जब उन्होंने मागिया लुपुस का मजाक उड़ाया था और जब एबिस जंगल के बीच से वापस जा रहा था, तब अचानक उसका मास्क टूटने लगता है और उसे समझ आता है कि मैशले के फोर्स की वजह से ही ये हुआ है। और वो आगे कहने लगता है कि मैशले के पास तो बहुत ही ज्यादा स्पीड है, वो भी बिना मैजिक के, यानी कि मैशले भी बिल्कुल उसके जैसा ही है। दोस्तों, एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एबिस की लड़ाई ऑर्का डॉर्म के एक मैग्मा मास्टर से होती है जिसका नाम है रोड्स। एबिस ने सुना था कि रोड्स ऑर्का डॉर्म का सबसे पावरफुल मेंबर है जिसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एबिस उसे आराम से हरा देता है। फिर वो रोड्स का गोल्ड कॉइन भी लेकर वहां से चला जाता है। अब आगे लेंस अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि मागिया लुपुस ग्रुप के मेंबर्स काफी ज्यादा खतरनाक हैं, इसीलिए उन्हें जल्दी ही कुछ न कुछ करना चाहिए, वरना उनके पास जो गोल्ड कॉइन है वो भी चला जाएगा और इसके लिए उन्हें जल्दी मागिया लुपुस को ढूंढना होगा। पर स्कूल तो सभी डॉर्म्स की लोकेशन को छुपा कर रखती है ताकि कंपटीशन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। लेंस ये भी बताता है कि उन सबको लैंग डॉर्म को ढूंढकर मागिया लुपुस ग्रुप से गोल्ड कॉइन्स छीनने पड़ेंगे। पर मैशले तो अभी भी क्रीम पफ ही बना रहा था, तो लेंस की बातें उसने शायद ही सुनी होंगी। अब तभी वहाँ पर लेमन आ जाती है और वो डरते हुए सबको बताती है कि टॉम को कुछ हो गया है। ऐसा कहते हुए वो सबको अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाती है। जब वो टॉम के पास पहुँचते हैं तब देखते हैं कि उसकी हालत सच में बहुत ज्यादा खराब है। टॉम बताता है कि जब उसकी आंख खुली थी तब वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ था और उसे कुछ भी याद नहीं कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ था। पर उसे एक सपना आया था जिसमें वो किसी डार्क बॉक्स में कैद हो चुका था और लेमन टॉम से पूछती है कि क्या वो फिजिकली ठीक है या नहीं, जिसके जवाब में टॉम बताता है कि फिलहाल तो वो फिजिकली ठीक है, लेकिन उसकी मैजिकल एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई है और वो कुछ समय के लिए बिल्कुल भी मैजिक यूज नहीं कर सकता। तभी लेंस वहाँ पर दूसरे स्टूडेंट्स को भी देखता है जो कि उसी हालत में पड़े हुए थे और अब टॉम बताता है कि इन सभी स्टूडेंट्स की भी मैजिकल पावर्स टेम्पररी लॉस हो चुकी हैं और ये सब तभी हुआ जब स्कूल के हेडमास्टर ब्यूरो ऑफ मैजिक चले गए हैं। ये सुनकर लेमन बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे मैश की फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो मैशले को अपना लकी चार्म दे देती है जो कि बिल्कुल क्रीम पफ की तरह लग रहा था। मैश को समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या, लेकिन लेमन उसे बताती है कि ये लकी चार्म हमेशा मैशले की हिफाजत करेगा और इसके जरिए मैश को लेमन की याद आती रहेगी। अब रात के समय मैशले और लेंस एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि हो ना हो इन सब के पीछे मागिया लुपुस का ही हाथ है, लेकिन तभी वहाँ पर फिन और डॉट भी आ जाते हैं। डॉट को भी एक गोल्ड कॉइन चाहिए था, वहीं फिन को अकेले कमरे में डर लग रहा था। तभी इन्हें लेमन कहीं जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से चल रही थी। लेमन को देखकर डॉट उसे आवाज देता है, लेकिन लेंस उसका मुंह बंद कर देता है। अब आवाज की वजह से जब लेमन पीछे मुड़ती है तब पता चलता है कि वो तो एक पपेट बन चुकी है और अब लेमन देखती है कि पीछे कोई नहीं है, इसीलिए वो वापस आगे चलने लगती है। मैशले और उसके दोस्त जो एक दीवार के पीछे छुपे हुए थे वो भी लेमन का पीछा करते करते एक डेड एंड तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें लेमन कहीं भी दिखाई नहीं देती। उस जगह पर डॉट और फिन को डरावनी आवाजें आने लगती हैं, इसीलिए वो मैशले को पकड़ लेते हैं, लेकिन लेंस समझ जाता है कि ये किसी स्पेल का असर है और इसीलिए वो अपने मैजिक का यूज करता है जिससे कि उनके सामने एक बड़ा सा दरवाजा आ जाता है, लेकिन इसे खोलने का स्पेल लेंस को नहीं आता था। डॉट अपने मैजिक से उस दरवाजे पर कई सारे धमाके करता है, लेकिन डोर पे खरोच भी नहीं आती। अब मैशले वहां पर रखे एक आर्मर का सोर्ड उस डोर के बीच में फंसा देता है और उस पर जोर से लात मारता है, जिससे वो दरवाजा उड़कर एकेडमी के बाहर ही चला जाता है। मैशले की इस कमाल की टेक्निक को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब वो लोग अंदर जाने लगते हैं। यहाँ पर मैश को पता था कि आगे कोई बहुत बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है, इसीलिए वो उस लकी चार्म को पकड़ के मन ही मन लेमन से माफी मांगने लगता है क्योंकि वो खुद को खतरे में डालने जा रहा था। आगे चलते हुए वो सब लोग एक अरेना में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात लैंग डॉर्म के एक बंदे से होती है जिसका नाम शुएन होता है।
श्वेन सबको बताता है कि ये जगह बहुत ज्यादा पुरानी है और नए टीचर्स को तो इसके बारे में पता भी नहीं है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि वो थर्ड फैंग के कहने पर यहाँ आया है। उसका काम घुसपैठियों को ठिकाने लगाने का है। अब श्वेन उन सबको अपने कॉइन्स बेट पर लगाने के लिए कहता है और अगर वो जीतते हैं तो फिर वो उन्हें आगे जाने देगा। लेंस अब उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन डॉट खुद उससे लड़ना चाहता था और वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे हैंडसम लड़कों से बहुत ज्यादा नफरत है, क्योंकि वो ही सारी लड़कियां ले जाते हैं और डॉट जैसे लड़के सिंगल ही रह जाते हैं। वो श्वेन से पूछता है कि क्या उसका कोई फैन क्लब है, जिसके जवाब में श्वेन कहता है कि हाँ, उसका एक फैन क्लब है। ये सुनकर डॉट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। श्वेन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो सिर्फ जल सकता है, लेकिन श्वेन को कभी नहीं हरा सकता। अब दोनों भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और श्वेन डॉट पर अपना सबसे पहला हमला करता है, जिसका नाम होता है रोज विप। आगे हम देखते हैं कि स्कूल के हेडमास्टर को ब्यूरो ऑफ मैजिक में बुलाया गया है, जहां पर ब्यूरो ऑफ मैजिक के मिनिस्टर उन्हें बताते हैं कि डेथ रो के 6 क्रिमिनल्स जेल तोड़कर भाग गए हैं और उन्हें भगाने में मदद की है इनोसेंट जीरो ने। ये नाम सुनकर तो हेडमास्टर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जैसे वो पहले से ही इनोसेंट जीरो को जानते हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब डॉट अपना सबसे पहला हमला श्वेन पर करता है, लेकिन श्वेन उसे अपने रोज वेब अटैक से रोक देता है। यहाँ पर श्वेन डॉट से पूछता है कि क्या उसी ने ही सिल्वा को पहले हराया है। तुमने भले ही सिल्वा को हराया हो, लेकिन मैं उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। तब डॉट यहाँ पर श्वेन को बताता है कि सिल्वा को उसने नहीं हराया था, बल्कि मैशले ने हराया था। और अब इसके बाद वो श्वेन पर अपने एक्सप्लोजिव बॉम्ब मैजिक से हमला करता है, जिसकी वजह से श्वेन के आसपास कई सारे एक्सप्लोजिव ट्रैप्स आ जाते हैं और डॉट उसे बताता है कि ये उसके नॉर्मल एक्सप्लोजिव अटैक से 5 गुना ज्यादा पावरफुल है और अगर श्वेन ने इस पर पैर रख दिया तो उसकी मौत हो जाएगी। पर श्वेन चालाक था और वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता और वो अपने रोजवेप मैजिक से अटैक करके डॉट को पूरी तरह से जकड़ लेता है और अब डॉट बुरी तरह से फंस चुका था। बाद में श्वेन उसे बताता है कि वो इन एक्सप्लोजिव ट्रैप्स पर पैर रखे बिना ही डॉट को हरा सकता है, लेकिन यहाँ पर डॉट बड़ी ही चालाकी से जवाब देते हुए कहता है कि उसका प्लान श्वेन को ट्रैप में फंसाना नहीं था, क्योंकि ये ट्रैप नहीं बल्कि टाइम बॉम्ब है। जिसके बाद वो सभी एक्सप्लोजिव अचानक फटने लगते हैं और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से वो रोजवेब और जादू की छड़ी जलकर खाक हो जाती है और डॉट आजाद हो जाता है। अब इसके बाद डॉट अपने बाकी सभी टाइम बॉम्ब को भी एक्टिवेट कर देता है और उस जगह पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि डॉट इस बैटल को जीत चुका है और फिन उसे कांग्रेट्स कहने लगता है, पर जैसे ही धुआं हटता है तब वो देखते हैं कि हारने के बाद भी श्वेन पोज में बैठा था। लेकिन तभी मैशले और उसके दोस्तों के पैर जमीन में धंसने लगते हैं और वो सभी लोग अलग अलग रूम में पहुंच जाते हैं। लेंस को पता चल चुका था कि मागिया लुपुस का प्लान उन सबको अलग अलग करना है और अब यहाँ पर लेंस की मुलाकात मागिया लुपुस के एक बंदे से होती है जिसका नाम विर्थ था और वो लेंस को बताता है कि उसे तो मैशले से लड़ने का मन था, पर जो भी हो वो लेंस को भी इजीली हरा देगा। विर्थ ये भी बताता है कि वो मागिया लुपुस का थर्ड फैंग है। तो वहीं दूसरी तरफ डॉट और फिन ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी मुलाकात मागिया लुपुस के 2 मेंबर्स लव क्यूट और मिलो से होती है। ये दोनों भी मागिया लुपुस के 4th और 5th फैंग थे। उन दोनों को देखकर फिन बहुत ज्यादा डर जाता है और पहले ही अपनी हार मान लेता है, लेकिन डॉट उसे समझाता है कि चाहे जो हो जाए वो जरूर लड़ेगा क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है। तो दूसरी तरफ मैशले भी ऐसे रूम में पहुंच जाता है जहां पर उसकी मुलाकात एबिस से होती है। एबिस मैशले को बताता है कि वो मैशले की स्पीड देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ था, लेकिन उसने ये बात नोटिस कर ली थी कि मैशले मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये बात सुनकर मैशले डर जाता है और एबिस को झूठ कहने लगता है कि वो भी मैजिक यूज करता है, पर एबिस उसे शांत करते हुए कहता है कि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं और उनके पास अलग अलग रीजंस हैं जिनकी वजह से वो डिवाइन विजनरी बनना चाहते हैं, इसीलिए अब उन्हें लड़ना होगा। ये बात सुनकर मैशले भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि वो उसकी बुरी तरह से पिटाई करने वाला है। अब तक हमने देखा था कि लेमन भी पपेट बनकर लैंगडॉर्म की तरफ जाने लगती है। मैश और उसके दोस्त उसे बचाने लेमन के पीछे जाते हैं तो उनका सामना मागिया लुपुस के जादूगरों से होता है। अब लेंस और विर्थ के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और लेंस उस पर अपना सबसे पहला हमला ग्रेवियोल अटैक से करता है, पर विर्थ बड़ी चालाकी से अपने मड मैजिक का इस्तेमाल करके जमीन के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो अपने बहुत सारे क्लोन
स्टोन्स बनाकर लेंस पर हमला करता है, पर लेंस अपने ग्रेविटी मैजिक से उन सबको कुचल देता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो सभी नकली थे जिन्हें विर्थ ने कीचड़ से बनाया था। अब लेंस पूरे फील्ड में अपने ग्रेवियोल मैजिक का इस्तेमाल करने की सोचता है, पर जैसे ही वो अपनी स्टिक ऊपर उठाता है तब वो देखता है कि उसके पैर तो कीचड़ में धंस रहे थे। इस मौके का फायदा उठाकर विर्थ लेंस पर मड बॉल्स से हमला करने लगता है, जिससे कि लेंस की बहुत बुरी हालत हो जाती है। लेंस की ऐसी हालत देखकर विर्थ हंसने लगता है और उसे मागिया लुपुस के लो रैंकिंग मेंबर में शामिल होने के लिए कहता है। विर्थ लेंस को ये भी बताता है कि उसमें स्किल्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जिस ग्रुप में है उसकी वजह से लेंस ग्रो नहीं कर पा रहा है। विर्थ लेंस को ये भी बताता है कि अगर वो मागिया लुपुस में शामिल होगा तो वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, लेकिन अगर वो एल्डर डॉर्म में रहा तो वो हमेशा कमजोर ही रहेगा। विर्थ की बातें सुनकर लेंस बहुत गुस्सा होता है और वो उसे जवाब देता है कि कोई भी मैजिशियन अपने एनवायरनमेंट की वजह से पावरफुल नहीं होता, बल्कि अपनी स्किल्स की वजह से पावरफुल होता है, और उसकी नजर में विर्थ सिर्फ एक सेकंड रेट है। इसके बाद लेंस फिर से विर्थ पर अपने ग्रेवियोल मैजिक से हमला करता है, लेकिन विर्थ फिर से मड मैजिक का इस्तेमाल करके बच जाता है। पर लेंस भी बहुत ज्यादा चालाक था और वो कई सारे स्टोन्स विर्थ की तरफ फेंकने लगता है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा चोट आ जाती है और विर्थ समझ जाता है कि लेंस एक तगड़ा ओपोनेंट है। विर्थ अपनी पॉकेट से एक लिक्विड सोल्यूशन बाहर निकालता है और लेंस को बताता है कि यह दूसरे स्टूडेंट से एक्सट्रैक्ट किया गया है, जिसके बाद वो उस सोल्यूशन को पी जाता है और उसकी पावर लेवल्स इनहेंस हो जाती हैं। तभी उसके पीछे मड से बना हुआ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे विर्थ कंट्रोल कर रहा था। वो लेंस को बताता है कि यह सेकंड मडोरो मैजिक है और इसका इस्तेमाल बहुत ही कम डबल लाइनर्स वाले जादूगर ही कर पाते हैं। तभी विर्थ अपने पास्ट को याद करने लगता है कि कैसे बचपन से उसे सिखाया गया था कि मैजिक ही सब कुछ है और इस दुनिया में सिर्फ पावरफुल मैजिशियंस ही रह सकते हैं। इसीलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी खुद को इम्प्रूव करने में लगा दी। अब विर्थ उस मड मॉन्स्टर को लेंस पर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन लेंस उसके अटैक को डॉज करता है। लेंस विर्थ से कहता है कि मेरे दोस्त भले ही किसी काम के नहीं, लेकिन उनकी इंसल्ट करने का हक सिर्फ मेरा है। और ऐसा कहकर वो बड़े ही गुस्से में अपने ग्रेवियोल सेकंड टॉर्चर पोल मैजिक को यूज करता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर के चारों तरफ ग्रेविटेशनल पिलर्स खड़े हो जाते हैं। उन पिलर्स की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स मॉन्स्टर को चारों तरफ से खींच रही थी, जिसके बाद वो मॉन्स्टर पूरी तरह से फट जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर इतनी तेज ग्रेविटी सहन नहीं कर पाया। ये सब देखकर विर्थ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि लेंस भी सेकंड लेवल का मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। लेंस ने विर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक स्पेल को भी तोड़ दिया था, इसीलिए अब विर्थ काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। अब विर्थ वापस अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि कैसे उसके डैड हर वक्त उसकी इंसल्ट किया करते थे और उसे फोर्स किया करते थे कि वो तब तक उसे बेस्ट नहीं मानेंगे जब तक वो महान जादूगर नहीं बन जाता। इसके बाद लेंस विर्थ को बताता है कि उसे जमीन पर एक बुक पड़ी हुई मिली जो शायद उसी की है, और वो उस बुक को विर्थ को देता है। लेंस उसे बताता है कि उसकी फैमिली भी बिल्कुल ऐसी ही है, जो किसी भी इंसान को उसके सोशल स्टेटस और मैजिक से जज करती थी। और यहाँ पर लेंस को पता चल चुका था कि उसे और विर्थ को एक ही तरीके से पाला गया है। दरअसल लेंस को विर्थ का बोलने और बिहेव करने का तरीका पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसकी रिस्पेक्ट करते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एबिस और मैशले के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर मैशले बड़ी तेजी से एबिस को पंच करता है, लेकिन एबिस भी कुछ कम नहीं था और वो भी काफी ज्यादा स्पीड से मैशले को वापस मारता है, जिससे कि मैशले बुरी तरह से घायल हो चुका था। एबिस मैशले को बताता है कि वो उसके सामने नहीं टिक पाएगा, लेकिन मैश इस बात को सीरियसली नहीं लेता और आगे फाइट करने लगता है। मैशले की हिम्मत देखकर एबिस बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि मैशले अपनी फैमिली के साथ पीसफुली रहना चाहता है, इसीलिए वो कोई भी खतरा उठा सकता है, लेकिन वो बिल्कुल भी लकी नहीं होना चाहिए था। एबिस अब मैशले को एक डिवाइस दिखाता है जिसके अंदर लेमन कैद थी, और वो मैशले को बताता है कि इस डिवाइस के अंदर लेमन की सारी पावर्स एब्जॉर्ब हो रही हैं और आने वाले 30 मिनट में वो पूरी तरह से पावरलेस हो जाएगी और उसके फेस के ऊपर से वो मार्क भी हट जाएगा, जिससे वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाएगी। मैशले अपने दोस्त को बचाने के लिए एबिस से लड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद एबिस के अंदर से बहुत सारे एरोज निकलते हैं और वो उन पर बैठकर मैशले के ऊपर अटैक करने लगता है। एबिस की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मैशले भी उसे देख नहीं पा रहा था, और तभी एबिस मौके का फायदा उठाकर अपनी तलवार मैशले के पेट में घुसा देता है, जिससे कि मैश पूरी तरह से जख्मी हो जाता है।
लेकिन जब वो उस तलवार को बाहर निकालने लगता है तो वो बाहर ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मैश ने उस तलवार को अपने एब्स के मसल्स से टाइटली पकड़ लिया था। और अब वो एबिस को पकड़कर इतनी जोर से पंच करता है कि उससे एबिस का फेस मास्क टूट जाता है। और फाइनली मैश ने पहली बार एबिस का रियल चेहरा देख लिया था। दरअसल एबिस की दोनों आंखें अलग अलग थीं और मैशले उससे सवाल करता है कि तुम्हारी एक आंख लाल क्यों है, जिसके जवाब में एबिस बताता है कि उसकी एक आंख को डेविल आई कहा जाता है और वो जिसे भी देखता है उस जादूगर के सारे मैजिक पावर्स कुछ समय के लिए डिसेबल हो जाते हैं, इसीलिए सभी लोग उससे डरते थे। ये सब सुनकर मैश काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और एबिस को बताता है कि वो अपने डेविल आई का इस्तेमाल उस पर कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैशले के पास तो मैजिक है ही नहीं। पर एबिस उसे कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरे मैजिक यूजर्स के लिए उसकी आंख किसी श्राप से कम नहीं है। इसीलिए वो कह रहा था कि मैशले और वो सेम है, क्योंकि दोनों को ही ये दुनिया हेट करती है। और अब इसके बाद एबिस अपने सेकंड मैजिक पावर से दोनों के आसपास एक फोर्स फील्ड क्रिएट कर देता है, जिसके ऊपर कई सारे एरोज और निशान थे। एबिस उन एरोज पर बैठकर मैशले पर अटैक करने लगता है, पर मैशले जब उसे पंच करने वाला होता है तब वो नोटिस करता है कि उसकी स्पीड तो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। जिसके बाद एबिस उसे बताता है कि इस फोर्स फील्ड के अंदर मैशले की सारी स्पीड एबिस को मिल जाएगी, जिससे कि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसी के साथ एबिस एक के बाद एक लगातार मैशले के ऊपर अटैक करते जा रहा था और मैशले भी उन सबको सहन करके बहुत जख्मी हो चुका था। पर मैशले भी कुछ कम नहीं था और वो जमीन पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि पूरी जमीन टूटने लगती है और एबिस का बैलेंस बिगड़ जाता है। मैशले को अब मौका मिल चुका था, इसीलिए वो एबिस के ऊपर पंच मार के उसकी तलवार तोड़ देता है। एबिस को समझ आ चुका था कि मैश बहुत ज्यादा चालाक है, इसीलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर मैश उसके पैर पर अपना पैर रख कर उसे वहीं रोक लेता है। और अब मैश अपने सभी मसल्स टाइट करके उसे इतने जोर से पंच करता है कि उससे वो अपनी ही बनाई हुई फोर्स फील्ड तोड़कर बाहर जाकर गिरता है। और अब इसकी वजह से मैशले की स्पीड फिर से नॉर्मल हो जाती है। एबिस को काफी ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा था, क्योंकि वो मैशले से हार चुका था, लेकिन वो लगातार मैशले पर वापस हमला करने लगता है। लेकिन मैशले उसकी अच्छे से धुलाई करता है और आखिर में उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है और फाइनली एबिस ने अपनी हार मान ली थी। एबिस सोचने लगता है कि उसके पेरेंट्स ने बचपन से उससे नफरत की और उसे बेसमेंट में लॉक करके रखा, क्योंकि कोई भी उसकी डेविल आई नहीं देखना चाहता था। एक बार तो उसके पेरेंट्स ने उसे मारने की भी कोशिश की थी। एबिस आगे बताता है कि पूरी दुनिया उसको हेट करती है और किसी न किसी दिन मैशले भी उसे जरूर हेट करने लगेगा। लेकिन मैशले बड़े ही नॉर्मल तरीके से एबिस को बताता है कि ऐसा नहीं है और वो दोनों दोस्त बन सकते हैं। फिर भी एबिस अपने डेविल आई की वजह से परेशान था, इसीलिए वो मैशले को मना करता है और उसे बस एक आखिरी एडवाइस देता है कि आगे चलकर वो एबेल से बिल्कुल ना लड़े, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैशले एबेल से मिला था तब उसने अपनी नॉर्मल पावर ही दिखाई थी, लेकिन एबेल हद से ज्यादा ताकतवर है। यहीं पर मैशले एबिस को रोकते हुए कहता है कि एडवाइस देने के लिए थैंक यू, पर वो एबेल से जरूर लड़कर रहेगा, वो भी अपने फ्रेंड्स के लिए। इसके बाद मैश वहां से जाने लगता है और जाते जाते एबिस से कहता है कि मेरा एटीट्यूड तुम्हारी तरफ कभी नहीं बदलेगा और मैं हमेशा तुम्हें अपना दोस्त ही मानूंगा, क्योंकि यही उसके डैड ने उसे सिखाया है। वो ये भी बताता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो फिर से मिलेंगे तब साथ में क्रीम पफ जरूर खाएंगे। इसके बाद मैशले आगे बढ़ जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि मागिया लुपुस के खिलाफ इस लड़ाई में लेंस थर्ड फैंग वृत्त को हरा देता है, वहीं इधर मैश भी सेकंड फैंग एबिस को धूल चटा देता है और अब सिर्फ डॉट और फिन की लड़ाई ही बाकी थी। लेकिन बाहर हम एक अनजान लड़के को देखते हैं और जैसे ही वो बेसमेंट की तरफ पहुंचता है तब वो डिस्क्लोज मैजिक का इस्तेमाल करके उस दरवाजे को विजिबल कर देता है और उसे खोल देता है। दरअसल ये बंदा यहाँ पर हेडमास्टर के कहने पर आया था। दूसरी तरफ मिलो अब इस लड़ाई को लव के ऊपर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लव डॉट और फिन से सवाल पूछती है कि क्या वो क्यूट है और क्या वो दोनों भी उसे पसंद करते हैं या नहीं। लव को मन ही मन यही लग रहा था कि वो दोनों भी उसे क्यूट बोलें, पर डॉट यहाँ पर कहता है कि उसे लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन वो लेमन को अपनी वाइफ मान चुका है, इसीलिए वो लव के लिए कुछ फीलिंग्स नहीं रख सकता। ये सुनकर अब लव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डॉट से कहती है कि अगर डॉट उसे पसंद नहीं करता तो फिर उसे मर जाना चाहिए।
और ऐसा कहते ही वो अपने टॉर्नेगस मैजिक का यूज करके उन पे अटैक कर देती है। पर डॉट अपने एक्सप्लोसिव बॉम्ब का इस्तेमाल करके उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन वो समझ गया था कि लव उससे ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर लव बताती है कि दुनिया की सभी लड़कियां खूबसूरत होती हैं और सभी बॉयज को सभी लड़कियों की तारीफ करनी चाहिए, और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो फिर उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। लव की बात सुनकर डॉट और फिन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अब लव फिर से उन दोनों से पूछती है कि क्या वो क्यूट है। हालांकि इस बार भी डॉट का जवाब सेम ही होता है और वो कहता है कि वो सिर्फ लेमन से ही शादी करेगा, इसीलिए उसे दूसरी कोई और लड़की पसंद नहीं। ये सुनकर लव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने मैजिक से अटैक करके डॉट को दूर फेंक देती है। लव अब कहती है कि उसके डैड ने उसे बचपन से सिखाया है कि अगर कोई भी लड़का उसकी बात ना माने तो फिर वो उसे मार सकती है। डॉट अब उठकर खड़ा होता है और अपने एक्सप्लोसिव बॉम्ब से लव पर हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारा धुआं हो जाता है और अब उस धुएं के बीच किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था कि तभी डॉट लव के पास जाकर उसकी जादुई छड़ी छीनने की कोशिश करता है। पर लव को समझ आ जाता है कि ये डॉट की प्लानिंग है, इसीलिए वो अपने मैजिक का यूज करके उसे दूर फेंक देती है। लव डॉट से कहती है कि वो उसे कभी भी नहीं हरा पाएगा और उसका दोस्त मिलो किसी को भी अपने मैजिक से पत्थर में बदल सकता है। वो ये भी बताती है कि मिलो जल्द ही मैशले के पास जाकर उसे भी पत्थर में बदल देगा और उनके पास अब सिर्फ 30 मिनट ही बचे हैं मैशले को बचाने के लिए। अब इसके बाद लव अपने मैजिक से डॉट को टॉर्नेडो केज में फंसा देती है, जिससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल था। डॉट को उस टॉर्नेडो के अंदर बहुत तकलीफ हो रही थी और वो अब अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है कि कैसे एक बार बचपन में कोई लड़का उसकी नई जादुई झाड़ू छीनने की कोशिश कर रहा था, पर डॉट की बहन आकर उस लड़के को भगा देती है। डॉट की सिस्टर उसे हमेशा बताती थी कि उसे गलत के अगेंस्ट हमेशा स्टैंड लेना चाहिए, वरना फ्यूचर में उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। जब फ्यूचर में उसके दोस्त बनेंगे तब उसे उनके लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। अब वो ये भी याद करने लगता है कि कैसे उस दिन जब सिल्वा और लॉरेन उसका मजाक उड़ा रहे थे तब मैशले को गुस्सा आया था और वो उन दोनों से भिड़ गया था। अब इसके बाद लव फिन की तरफ बढ़ने लगती है, पर तभी डॉट उसके मैजिक को तोड़कर आजाद हो जाता है। ये देखकर लव बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो फिर से डॉट पर हमला करती है, लेकिन इस बार डॉट उसके मैजिक को कैंसिल कर देता है। डॉट की पावर देखकर अब लव भी सोच में पड़ गई कि अचानक डॉट के पावर लेवल्स इतने ज्यादा कैसे हो गए, और तभी लव की नजर डॉट के माथे पर जो निशान था उस पर पड़ती है। वो उस मार्क को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है कि बचपन में उसने सुना था कि जो भी बच्चे इस मार्क के साथ पैदा होते हैं वो कभी कभी अपने अंदर से शैतानी जादुई शक्तियां बाहर निकालते हैं जब उनके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और इस मार्क को ईरा क्रियूज कहा जाता है। अब डॉट अपने मशीन गन एक्सप्लोम का यूज करके लव पर हमले करता है, जिससे कि वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन जब धुआं हटता है तब सब देखते हैं कि लव को तो कुछ नहीं हुआ, और तब डॉट उसे बताता है कि वो लड़कियों पर कभी हमला नहीं करता और लव को वहां से भागने के लिए लास्ट वार्निंग देता है। इससे पहले कि वो अपना इरादा बदल दे, लव बहुत ज्यादा डर जाती है और डॉट को अपनी जान बख्शने के लिए थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। डॉट की ऐसी खतरनाक पावर देखकर फिन भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, लेकिन तभी एक स्टोन क्रिएचर पीछे से आकर फिन पर हमला करने ही वाला होता है, पर डॉट उसे देख लेता है और वो फिन को बचा लेता है, जिसकी वजह से उसे बहुत चोट लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर मिलो भी आ जाता है, जो कि लव से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि वो फिन और डॉट को नहीं संभाल पाई। ये सुनकर लव भी मिलो से माफी मांगने लगती है, लेकिन क्योंकि मिलो बहुत ज्यादा गुस्से में था इसीलिए वो डॉट पर अपने स्टोन मैजिक हैंड से हमला कर देता है। दूसरी तरफ डॉट भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसीलिए वो सोचने लगता है कि अब वो मिलो का सामना कैसे करे। फिर लव बताने लगती है कि मिलो एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी वो मागिया लुपुस ग्रुप का हिस्सा है क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और फिन और डॉट तो उसके सामने कभी टिक ही नहीं पाएंगे। मिलो के मैजिकल हैंड्स बड़ी ही तेजी से डॉट और फिन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनके पीछे से एक तलवार आकर मिलो के सभी अटैक्स को तोड़ देती है और सीधे मिलो के पेट में घुस जाती है, जिसकी वजह से मिलो काफी दूर जाकर गिरता है। उसे देखकर डॉट भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि आखिर ये किसने किया। मिलो भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या और उसे किसने मारा। लेकिन तभी वो अपने सामने डिवाइन विजनरी
रियान एमएस को देखता है। ये वही शख्स है जो एपिसोड के शुरुआत में बेसमेंट की तरफ बढ़ रहा था। बल्कि एपिसोड 1 में भी ब्रैड ने न्यूज़पेपर में इसकी ही फोटो देखी थी। रियान को देखकर मीलो काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है। पर वो ये भी कहता है कि रियान भी आखिर एक स्टूडेंट ही है, इसीलिए उसे ज्यादा डरना नहीं चाहिए। मीलो बड़ी ही चालाकी से रियान पर हमला करता है और उसके पीछे एक जायंट क्रिएचर को क्रिएट कर देता है। लेकिन रियान अपनी बड़ी सोर्ड से उस क्रिएचर को बीच में से काट देता है। रियान मीलो को बताता है कि वो उसका टाइम वेस्ट करना बंद करे, क्योंकि रियान के सामने वो चिरकुट है। रियान अब हजारों तलवार क्रिएट करके मीलो पर हमला करता है, जिसके बाद वो उसे खूब पीटने लगता है। और अब मीलो को भी समझ आता है कि वो एक डिवाइन विजनरी को कभी नहीं हरा सकता। ये देखकर लव तुरंत अपना जैकेट उतार देती है और पार्टी चेंज करते हुए कहती है कि अब से वो भी एल्डर डॉर्म का हिस्सा है। मीलो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो रियान से माफी मांगने लगता है। पर अब रियान उसे लातों से पीटने लगता है और कहता है कि इंसान के एक्शंस उसके वर्ड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तभी रियान डॉट की तरफ देखकर कहता है कि उन सबको यहाँ नहीं रुकना चाहिए और वो लोग यहाँ से निकल जाएं। हालांकि डॉट भी रियान की पावर देखकर सरप्राइज हो चुका था, इसीलिए वो कुछ बोल ही नहीं पाता। लेकिन तभी डॉट रियान को अपना भाई बताता है, जिसे सुनकर डॉट के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब इसके बाद रियान अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ रहा था और वो सोचने लगता है कि हेडमास्टर ने तो उसे यहाँ इनोसेंट जीरो को पकड़ने के लिए भेजा है। पर तभी रियान को अपने पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होने लगता है और जब वो पीछे पलटता है तब देखता है कि मैशले बड़े ही आराम से अपना क्रीम पफ खाते हुए आ रहा है। अब रियान मैश से भी इन्वेस्टिगेशन करने की सोचता है, जिसके बाद वो अपने स्पाइडर को बुलाता है, जो कि किसी भी मैजिशियन की पावर लेवल्स चेक कर सकता था। इसके बाद रियान सडनली मैश पर अपने मैजिकल सोर्ड से हमला कर देता है, लेकिन मैश उस सोर्ड को बड़ी ही आसानी से अपनी 2 उंगलियों से रोक लेता है। जब वो स्पाइडर मैशले की मैजिकल पावर चेक करता है तब काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने 0 मैजिक पावर्स यूज की थी। अब रियान बहुत सारे मैजिकल सोर्ड से फिर से मैशले पर अटैक करता है, लेकिन मैशले उन सभी सोर्ड्स को एक चेयर बनाकर उस पर बैठ जाता है, जिसे देखकर वो स्पाइडर और भी ज्यादा सरप्राइज हो चुका था, क्योंकि मैशले की मैजिक पावर्स अभी भी 0 ही शो हो रही थी। अब रियान को यकीन हो चुका था कि मैश इनोसेंट जीरो का आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आखिरी टेस्ट लेना चाहता था और वो बहुत सारे सोर्ड से मैशले पर अटैक करता है। पर मैश भी उसी की एक सोर्ड को बैट बनाकर बाकी दूसरी सोर्ड्स को बॉल जैसे हिट करके वहीं रोक देता है। रियान अब मैशले से उसका नाम पूछता है और तब रियान को हेडमास्टर की बातें याद आती है, जब उन्होंने कहा था कि उनकी एकेडमी में एक बहुत ही यूनिक स्टूडेंट आया है जो डिवाइन विजनरी बनने के लायक है। रियान को समझ आता है कि मैशले ही वो स्टूडेंट है, इसीलिए वो मैश से अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगने लगता है और उसे अपना एक मैजिकल रुमाल देता है, जो कि किसी भी घाव को आसानी से ठीक कर सकता था। अब रियान उसे बताता है कि वो मैशले की ताकत देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ है, लेकिन एबेल एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है और इस वक्त उसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स हैं, इसीलिए वो डिवाइन विजनरी बनने के बहुत ज्यादा करीब है। रियान मैशले से कहता है कि अगर वो डिवाइन विजनरी बनना चाहता है तो फिर उसे अपने इस फैसले पर टिके रहना होगा, भले ही उसकी जान ही क्यों न चली जाए। ये कहकर अब रियान वहाँ से जाने लगता है। अब रियान मैशले के बारे में मन में सोचता है कि इस वर्ल्ड में जहाँ पर मैजिक ही सब कुछ है, वहाँ पर मैशले डिवाइन विजनरी तो जरूर बन सकता है, लेकिन उसे खुद को किसी भी मैजिक यूजर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग शो करना होगा। अब इसके बाद मैशले को एक दरवाजा दिखाई देता है और वो उसके अंदर जाने की सोचता है, पर तभी उसे लेमन से किया हुआ प्रॉमिस याद आता है। मैशले को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस दरवाजे को पुश करे या फिर पुल, इसीलिए वो उसे अपने हिसाब से खोलने की कोशिश करता है, जिससे कि वो दरवाजा टूट कर गिर जाता है और अंदर एबेल मौजूद था, जो कि मैशले को देखता है और कहता है कि क्या वो ऐसे ही सभी दरवाजों को तोड़ देगा। लेकिन मैश बहाने बनाते हुए कहता है कि मैंने तो सिर्फ हल्का सा नॉक किया था, पर ये दरवाजा टूट गया। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एबेल मैश को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मैशले एबिस को हरा चुका है। एबेल को लगता है कि एबिस की ईविल आई के सामने सिर्फ डिवाइन विजनरी रियान ही टिक सकता है, लेकिन मैशले ने तो एबिस को भी हरा दिया, मतलब वो डिवाइन विजनरी जितना स्ट्रॉन्ग है। अब एबेल मैशले को बताता है कि इस दुनिया में ऐसे लोगों को रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें मैजिक यूज करना नहीं आता और जो कमजोर होते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ रिसोर्सेज
सक्सेस को लेना जानते हैं, लेकिन इतना इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं देते। एबेल डिवाइन विजनरी बन के इस पूरे सिस्टम को चेंज कर देगा। वो उन्हें खत्म कर देगा जिन्हें मैजिक यूज करना नहीं आता, और जो लोग कमजोरों को आसरा देते हैं उन्हें भी एबेल मार देगा। अब ये सुनकर मैशले को अपना बचपन याद आ जाता है, जब वो अपने फादर रेग्रो के साथ रहता था। रेग्रो को पता था कि मैशले कोई मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन बचपन से मैशले काफी स्ट्रॉन्ग है। और अब इसके बाद मैशले एबेल को बताता है कि उन दोनों की सोच काफी ज्यादा अलग है, इसीलिए वो कभी दोस्त नहीं बन पाएंगे। और तभी एबेल मैशले पर अटैक कर देता है और उसके ऊपर बहुत सारे पपेट फेंकता है। दूसरी तरफ लव भी उस रूम के पास पहुंचती है और देखती है कि अंदर तो एबेल और मैशले की लड़ाई चल रही है, इसीलिए वो जल्दी दीवार के पीछे छुप जाती है। वहीं मैश भी उन सभी पपेट्स को एक एक करके पंच करता है, जिसकी वजह से वो टूटने लगते हैं। लेकिन मैश नोटिस करता है कि उनके अंदर से तो एसिड निकल रहा है। अब एबेल मैशले को बताता है कि इन पपेट्स के अंदर एसिड है जो मैशले को नुकसान पहुंचा सकता है। मैशले अब एक पपेट का हेड उठाकर बाकी पपेट्स पर बॉलिंग बॉल की तरह फेंकता है, जिससे कि वो सभी टूट जाते हैं, जो देख लव हैरान हो जाती है। मैश कहता है कि तुम कमजोरों को मारना चाहते हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम खुद कमजोर साबित हो जाओगे। इसके बाद मैशले एबेल से पूछता है कि लेमन कहाँ पर है, लेकिन एबेल जवाब में कहता है कि उसे तो पता भी नहीं कि आखिर लेमन है कौन, और वो तो यहाँ पर सिर्फ दूसरे स्टूडेंट्स के मैजिकल पावर्स अपने अंदर खींच रहा है। इसके बाद एबेल अपने 3 पपेट्स मैशले को खत्म करने के लिए भेजता है, और उसे लग रहा था कि मैश उनमें से एक पपेट को भी नहीं संभाल पाएगा, लेकिन मैश तो बड़ी ही आसानी से उन तीनों पपेट्स को एक ही पंच में चकनाचूर कर देता है। एबेल को मैश का कॉन्फिडेंस काफी अच्छा लगता है। फिर वो मैशले पर अपना पपेट मैजिक यूज करके उसके हाथों को कंट्रोल में ले लेता है, जिसकी वजह से मैशले खुद को ही पंच करने लगता है। लेकिन तभी अचानक वो रुक जाता है और एबेल मैशले को बताता है कि ये लड़ाई वन साइडेड लग रही है और इसमें कोई मजा नहीं। तभी वो फिन को भी वहाँ पर ले आता है, जिसे उसने पहले ही पपेट बना दिया था। एबेल ये भी बताता है कि वो डॉट को भी पपेट बनाना चाहता था, लेकिन क्योंकि डॉट काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, इसीलिए वो उसे पपेट नहीं बना पाया। अब मैश को फिन के साथ लड़ना होगा, लेकिन मैश अपने हाथ बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता, और अगर उसने ऐसा किया तो एबेल फिन को खत्म कर देगा। अब इसके बाद फिन मैशले के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से लगातार हमले करने लगता है, जिसकी वजह से मैशले को काफी ज्यादा चोट आ जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करता और एक ही जगह पर खड़ा रहता है। कुछ समय बाद फिन की कुल्हाड़ी भी टूट जाती है, लेकिन मैश अभी भी खड़ा हुआ था। मैशले की स्ट्रेंथ देखकर एबेल भी हैरान हो जाता है, और अब मैशले अपने पॉकेट से गोल्ड कॉइन निकालकर एबेल को दिखाता है और कहता है कि उसे अगर गोल्ड कॉइन ही चाहिए तो फिर वो इसे रख सकता है। जिसके बाद मैश उस गोल्ड कॉइन को ट्विस्ट करके एबेल की तरफ फेंकता है, लेकिन उस गोल्ड कॉइन की वजह से फिन पर लगे हुए मैजिकल स्ट्रिंग्स टूट जाते हैं। जिसके बाद फिन वापस नॉर्मल इंसान बन जाता है और वो गोल्ड कॉइन घूमकर फिर से मैशले के ही पास आ जाता है। अब मैशले एबेल को चिढ़ाते हुए कहता है कि शायद ये गोल्ड कॉइन उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। अब एबेल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो मैशले को अपने मैजिकल स्ट्रिंग्स में बांध देता है और मैश की बॉडी को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मैश भी काफी ज्यादा जोर लगा रहा था, जिसकी वजह से उल्टा एबेल की उंगलियां ही टूटने लगती हैं। अब मैशले बड़ी तेजी से एबेल की तरफ भागते हुए जाता है और उसके मुंह पर अपना घुटना दे मारता है। ये देखकर तो लव भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। एबेल को समझ आता है कि मैश बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, इसीलिए अब वो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक स्पेल यूज करता है। एबेल के मैजिक की वजह से मैशले पूरी तरह से पपेट बन चुका था। जिसके बाद एबेल उसके पास जाता है और वो मैशले के पॉकेट से गोल्ड कॉइन निकालने के लिए हाथ डालता है। तब वो देखता है कि उसके हाथ में एक क्रीम पफ आ गया है, जिसके तुरंत बाद मैशले एबेल को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से एबेल दूर जाकर गिरता है। अब मैशले वापस अपना क्रीम पफ ले लेता है, लेकिन एबेल तो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर मैशले वापस नॉर्मल कैसे हुआ, क्योंकि आज तक उसके पपेट मैजिक में कोई भी इंसान हिल भी नहीं पाया है। लेकिन तभी एबेल को रियलाइज होता है कि ये जरूर स्पाइनल रिफ्लेक्स की वजह से हुआ होगा। दरअसल एबेल के मैजिक से ब्रेन के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बाकी शरीर के हिस्सों में जाने से रुक जाते हैं, जिससे उस इंसान का अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन स्पाइनल रिफ्लेक्स वो होता है जिसमें ब्रेन कोई खतरा देखकर तुरंत ही रिएक्ट करता है। जैसे किसी गर्म चीज पे हाथ पड़ने से हमारा हाथ अपने आप ही हट जाता है,
और जब एबेल ने मैश का क्रीम पफ बाहर निकाला तब मैश के स्पाइनल रिफ्लेक्स ने तुरंत रिएक्ट किया, क्योंकि उसे लगा कि उसका क्रीम पफ खतरे में है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल हो गया। अब एबेल डिसाइड करता है कि वो मैश को अपने अल्टीमेट स्पेल से हराएगा, जो कि सेकंड लेवल का मैजिक है। एबेल अपने मैजिक से एक बहुत ही बड़े पपेट को क्रिएट करता है और मैशले से कहता है कि ये पपेट अपने 100 मीटर तक के रेडियस में किसी भी इंसान को पपेट बना सकता है और इसको टच करने से ही कोई भी इंसान पपेट बन जाएगा, क्योंकि इसके आसपास कई सारे इनविजिबल स्ट्रिंग्स हैं। यहाँ पर एबेल मैश को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हुए कहता है कि आज तक एबेल को किसी ने अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल यूज करने पे मजबूर नहीं किया जिस तरह मैशले ने किया, और इस बात के लिए वो मैश की रिस्पेक्ट करता है। लेकिन मैश उस बड़े से पपेट को भी पूरी तरह से तोड़ देता है, जिसे देखकर एबेल के तो पसीने ही छूट गए और वो सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर कोई इंसान ये कैसे कर सकता है। मैश उसे बताता है कि उसने तो सिर्फ पपेट के ऊपर लगे हुए इनविजिबल स्ट्रिंग्स को तोड़ा है, जिसकी वजह से वो पपेट हार गया। हालांकि लव ने वहाँ पर सब कुछ देख लिया कि आखिर मैशले ने किया क्या था। दरअसल जब सभी इनविजिबल स्ट्रिंग्स मैश को टच करने ही वाले थे कि तभी मैश ने उन स्ट्रिंग्स को पकड़ लिया और जोर से खींच के तोड़ दिया ताकि वो उसे कंट्रोल ना कर पाए। ये चीज बाद में एबेल को भी समझ आ गई कि मैश ने आखिर उसके स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक को कैसे हराया। अब एबेल गुस्से में वापस अपने पपेट को मैश की तरफ फेंकता है, लेकिन मैश इस बार उन सभी पपेट्स को चकनाचूर कर देता है और वो बहुत ही स्पीड से एबेल के पीछे जाकर उसे जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद एबेल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद वो अपने पास्ट के बारे में याद करने लगता है कि उसकी मदर इतनी ज्यादा काइंड और जेंटल थी और वो सभी इंसानों को इक्वली ट्रीट करती थी, यानी कि मैजिक यूजर्स के साथ साथ वो नॉन मैजिक यूजर्स को भी रिस्पेक्ट करती थी। एक दिन वो गरीबों में खाना बांट रही थी, तभी एक गरीब इंसान उनके पास आया और उसने एबेल की मदर का खून कर दिया ताकि वो सारा खाना अपने साथ ले जा सके। एबेल को लगने लगा कि उसकी मदर की जान उनके काइंड नेचर की वजह से ही गई है और इस सोसाइटी में ज्यादातर लोग जो बॉटम क्लास पर हैं, उन्हें खत्म हो जाना चाहिए। इसीलिए उसने मागिया लुपुस को ज्वाइन किया ताकि वो अपने प्लान्स पर काम कर सके। लेकिन अब क्योंकि एबेल हार चुका था, इसलिए मैशले उसे लेमन का पता पूछता है और ये भी कहता है कि शायद एबेल इतना बुरा आदमी नहीं है, क्योंकि ये सब उसने अपनी मदर के लिए किया। एबेल अपने प्रॉमिस के मुताबिक सभी बच्चों को नॉर्मल करता है और अपने मैजिक से लेमन को भी वहाँ पर ले आता है। फिन भी होश में आ चुका था और वो भी मैशले और लेमन को ज्वाइन करता है। वो तीनों भी अब सेलिब्रेट करने लगते हैं। उसी वक्त डॉट वहाँ पर आ जाता है, जो कि काफी इंजर्ड था। वो चारों भी बहुत खुश थे, लेकिन तभी फिन पूछता है कि लैंस कहाँ पर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैंस कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी डिवाइन विजनरी रियान आकर उसे रोकता है। उसे लैंस पर शक होता है, इसीलिए वो उस पर हमला करता है, पर लैंस रियान के अटैक को बड़ी इजीली रोक लेता है, जिसकी वजह से रियान भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब लैंस अपना मैजिक यूज करके अपने असली रूप में आ जाता है। अब हमें पता चलता है कि वो बंदा तो लैंस था ही नहीं, बल्कि इनोसेंट जीरो का कोई मेंबर था। वो अपना नाम सेलवॉर बताता है और रियान भी बताने लगता है कि इनोसेंट जीरो एक डार्क मैजिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोसाइटी के शैडोज में काम करती है। जिसके बाद रियान सेल से पूछता है कि वो यहाँ स्कूल में क्या कर रहा है, जिसके जवाब में सेल कहता है कि वो लोग यहाँ पर किसी खास चीज को ढूंढने आए हैं। इसके लिए उन्होंने एबेल को भेजा था, पर क्योंकि एबेल अपने मिशन में फेल हुआ, इसीलिए अब एबेल को मरना होगा। सेल अब एबेल को खत्म करने के लिए वहां से जाने लगता है। रियान उस पर अटैक करने के लिए बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसके बीच में एक बहुत बड़ा चाकू आ जाता है और तभी वहां पर एक दूसरा बंदा भी आ जाता है जिसका नाम जॉन पियर होता है। वो एक सीरियल किलर और एक कैनिबलिस्ट है और वो रियान को बताता है कि अब रियान को उसके साथ लड़ना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ सेल वहां से भाग चुका था ताकि वो एबेल को मार सके। ये सब देखकर रियान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि मैशले और उसके दोस्त कभी भी इनोसेंट जीरो के इस मेंबर को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि ये डिवाइन विजनरी के लेवल का है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेग्रो और ब्रैड एक साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। यहाँ पर रेग्रो को चिंता हो रही थी कि कहीं सबको ये पता न चल जाए कि मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता। तो वहीं ब्रैड को भी इस बात की चिंता थी कि अगर सबको पता चल गया तो फिर उसे एकेडमी से बाहर निकाला जाएगा और ब्रैड के फ्यूचर प्लान्स कामयाब नहीं हो पाएंगे। दूसरी तरफ एकेडमी में मैश, लेमन, फिन और डॉट अभी भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे मागिया लुपुस ग्रुप को हरा दिया था। उन सबको इस तरह से देखकर एबेल और लव सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये लोग ऐसे कब तक करने वाले हैं। अब इसी बीच मैश सबको बताता है कि उसे बात
बाथरूम जाना है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही मैश वहाँ से जाता है, इनोसेंट जीरो का वही मेंबर जिसका नाम सेल था वो यहाँ पर आ जाता है। सेल आते ही डॉट, फिन और लेमन को साइड में धकेल देता है क्योंकि वो लोग उसके रास्ते में खड़े थे। अब जैसे ही डॉट सेल की आंखों में देखता है तब वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसने सेल की खतरनाक प्रेजेंस को फील किया था। अब इसके बाद वो एबेल के पास पहुंच जाता है और उसकी चोट देखकर उससे पूछता है कि क्या एबेल किसी से लड़ाई में हार गया है। वो एबेल को काफी ज्यादा कोसने लगता है और उससे कहता है कि एबेल तो स्कूल में भी टॉपर कहलाने के लायक नहीं है और वो इनोसेंट जीरो के लिए वो चीज भी नहीं ढूंढ सका जिसके लिए उसे भेजा गया था। हालांकि सेल एबेल को हेडमास्टर की सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए थैंक यू कहता है और उसे बताता है कि अब एबेल को मरना पड़ेगा। सेल वॉर एबेल के हाथों को कंट्रोल करता है, जिसके बाद एबेल अपने ही हाथों से खुद का गला दबाने लगता है। अब तभी वहाँ पर मैशले बहुत सारे क्रीम पफ्स के साथ वहाँ आ जाता है ताकि वो सब लोग पार्टी कर सकें। मैशले को देखकर सेल भी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या मैश को बिल्कुल नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मैश के फ्रेंड्स भी हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार मैश इतने सारे क्रीम पफ्स लेकर आया कहाँ से। तभी एक मक्खी मैशले की नाक पर बैठ जाती है, जिसकी वजह से मैश बहुत जोर से छींक मारता है और उसके हाथ से सारे क्रीम पफ्स उड़कर सेल के ऊपर जाकर गिरते हैं। ये देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस था या फिर ये मैश ने जानबूझकर किया था। हालांकि इस चीज की वजह से सेल का सारा फोकस एबेल पर से हट जाता है, पर मैशले सेल को सारे क्रीम पफ्स लौटाने के लिए कहता है क्योंकि वो लोग उसे खाने वाले हैं। यहाँ पर सेल उन सभी क्रीम पफ्स को नीचे जमीन पर फेंक देता है, जिसे देखकर मैश बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन अचानक सेल के सिर में दर्द होने लगता है और वो सोचने लगता है कि कहीं ये रिजोनेंस तो नहीं। जब वो इस रूम में आया था तब उसके सर में दर्द नहीं था, लेकिन जैसे ही मैश यहाँ पर आया तब अचानक उसके सिर में दर्द होने लगा। इसका मतलब मैश ही वो इंसान है जिसे वो लोग इतने समय से ढूंढ रहे थे। लेकिन फिलहाल वो उस काम को पूरा करेगा जिसके लिए वो यहाँ पर आया है, यानी कि एबेल को खत्म करना। और इसके बाद वो अपने मैजिक से बहुत बड़ी स्पाइक बॉल क्रिएट करता है जो कि एबेल की तरफ ही बढ़ रहा था। वो अटैक एबेल को लगने ही वाला था कि तभी एबिस बीच में आकर उसे बचा लेता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। एबिस मैश से माफी मांगते हुए कहता है कि शायद वो दोनों साथ में क्रीम पफ नहीं खा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैश एबिस को वही मैजिकल रुमाल देता है और बताता है कि ये मैजिकल रुमाल कुछ देर के लिए उसका घाव भर देगा। अब मैश बड़े गुस्से से सेल वॉर की तरफ देखता है और जमीन पर पैर मारता है, जिससे कि सारे पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। फिर मैश एक पत्थर को किक करके सेल की तरफ फेंकता है, हालांकि सेल उसे कैच कर लेता है। मैश सेल को धमकी देते हुए कहता है कि उसे एबिस को हॉस्पिटल लेकर जाना है और अगर उसने मैश का रास्ता रोका तो मैश उसे खत्म कर देगा। मैश की बात सुनकर सेल हंसने लगता है और हवा में फ्लोट करने लगता है ताकि वो मैश से लड़ सके। वो मैश को बताता है कि उसके पास सिर्फ 30 मिनट्स हैं एबिस को बचाने के लिए। अब सेल अपने कार्बोरेन मैजिक से शार्प कार्बन स्पाइक्स बनाकर मैश और एबेल के ऊपर फेंकने लगता है, लेकिन मैश एबेल और एबिस को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आ जाता है और बड़ी स्पीड से उन कार्बन स्पाइक्स को मुक्का मारकर तोड़ने लगता है। मैश को इस तरह लड़ता हुआ देखकर एबेल सोचने लगता है कि मैश ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और एबिस भी बेवकूफ है जो उसे बचाने चला आया और खुद ही खतरा मोल ले बैठा, और ये भी कि इस सेल के सामने वो खुद भी छोटी क्लास के इंसान है। पर मैशले उसे बताता है कि एबिस एबेल के साथ काम करने पर बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उससे पहले एबिस बहुत अकेलापन महसूस करता था और इसीलिए मैश उन दोनों की जान बचाने की सोचता है। अब एबेल अपना पास्ट याद करने लगता है कि कैसे एक बार उसकी मॉम ने उसे कहा था कि बहुत कम लोग परफेक्शन के साथ पैदा होते हैं और हमें हमेशा दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े रहना चाहिए। यहीं पर एबिस को भी याद आने लगता है कि कैसे बचपन से उसके पेरेंट्स ने उसे हमेशा दूर रखा और कमरे में बंद करके रखा क्योंकि उसके पास ईविल आई थी। लेकिन जब वो एबेल से मिला तब एबेल ने उससे प्रॉमिस किया कि वो एबिस की आई को एक नया पर्पस देगा और उसे खुद के लिए इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर एबिस को यह डर था कि कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एबेल ने उसे एक्सेप्ट किया और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि एबिस अपनी आई को कवर करे या फिर नहीं। एबेल मैश को भी देख रहा था कि कैसे वो लगातार पंचेस मारकर उन कार्बन स्पाइक्स को तोड़ रहा है।
अब यहाँ पर एबिस एबेल से कहता है कि उसे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा, लेकिन एबेल नोटिस करता है कि उसकी मदर और एबिस बिल्कुल एक जैसे हैं और वो दोनों ही बहुत ज्यादा काइंड हैं और हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं। मैश की हालत देखकर डॉट को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो सोचता है कि अगर वो मैश की मदद करने के लिए चला गया तो यहाँ पर फिन और लेमन को प्रोटेक्ट कौन करेगा, इसीलिए वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पाता। ये सब देखकर सेल काफी ज्यादा बोर हो रहा था और वो सब कुछ जल्दी से खत्म करना चाहता था, इसीलिए वो अब मैशले के ऊपर कार्बन हैवी रेन से अटैक करता है, जो कि पहले से ही ज्यादा खतरनाक था। वो शार्प कार्बन स्पाइक्स मैश को लगने ही वाले थे कि तभी एक हाथ बीच में आकर उसे प्रोटेक्ट करता है और बाद में हमें पता चलता है कि वो हाथ तो एबेल के पपेट का था जिसने मैश को बचा लिया था। यहाँ पर एबेल सेल वॉर को बताता है कि वो अब हमेशा सही के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन तभी सेल वॉर फिर से कार्बो हैवी रेन से अटैक करके एबेल की वो डॉल तोड़ देता है और वो एबेल को बताता है कि एबेल कभी भी उसे नहीं हरा सकता। हालांकि मैशले भी चुपके से इस डॉल में छुप गया था ताकि वो सेल के करीब आ सके। अब मैश बाहर निकलकर सेल को जोरदार मुक्का मारता है जिससे कि उसका फेस पूरी तरह से बिगड़ जाता है, लेकिन सेल को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने मैजिक से फिर से खुद के फेस को रिकवर कर लेता है। मैशले की स्ट्रेंथ देखकर सेल काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो उससे पूछता है कि मैश कौन से मैजिक का यूज करता है। मैश यहाँ पर कुछ नहीं कह पा रहा था और वो बताता है कि वो पावर मैजिक का यूज करता है। सेल को लगता है कि मैश उसे अपना मैजिक बताना नहीं चाहता, जिसके बाद वो अपने पॉकेट से एक रिफ्लेक्शन मिरर बाहर निकालता है और बताता है कि ये एक पावरफुल मैजिक आइटम है जो कि किसी भी स्पेल को रिफ्लेक्ट करके फिर से अपने ओपोनेंट की ही तरफ भेजता है। डॉट यहाँ पर कहता है कि ये तो बहुत ही खतरनाक मैजिकल मिरर है जिससे कि सभी मैजिशियंस डरते हैं। हालांकि इसे ब्यूरो ऑफ मैजिक में प्रोटेक्ट किया गया था। डॉट मैश को ये भी बताता है कि वो किसी भी हाल में अपने मैजिक का यूज ना करे, वरना उसका मैजिक उसे ही आकर लग जाएगा। सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे और सेल मैश को अपना मैजिक इस्तेमाल करने के लिए फोर्स कर रहा था, पर मैश बिना किसी परेशानी के बड़ी ही स्पीड से उस मिरर को लात मार के तोड़ देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि मैश तो बिल्कुल भी मैजिक यूज नहीं कर सकता। अब वो सभी लोग पास्ट में हुए इवेंट्स के बारे में भी सोचने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि मैश ने एक बार भी अपने मैजिक का यूज नहीं किया, बल्कि वो अब तक अपनी ताकत के ही सहारे सब कुछ कर रहा था। लेकिन ये बात उन्हें नामुमकिन सी लगती है। तभी सेल के हाथ में एक अजीब सा मार्क आ जाता है और उसे पता चलता है कि ये मार्क मैशले को टच करने की वजह से ही आया है, यानी कि सच में मैशले वो है। सेल के पीछे अचानक एक डायमेंशन टूटकर ओपन हो जाती है जिसमें से 2 हाथ बाहर आते हैं और अब सेल वॉर कहता है कि उसे आज बहुत ज्यादा मजा आया, लेकिन उसे एक जरूरी काम याद आ गया है। वो मैश को अपना नाम भी बताता है और मैशले से ये भी कहता है कि वो दोनों जल्द ही फिर मिलेंगे। अब इसके बाद सेल वॉर वहाँ से चला जाता है और मैशले कहता है कि अच्छा हुआ जो सेल यहाँ से चला गया, हमें जल्दी ही एबिस को हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेकिन तभी एबेल एबिस को लेकर आता है और बताता है कि मैशले के दिए हुए रुमाल की वजह से एबिस की तबीयत अब ठीक है और यहाँ से वो एबिस को हॉस्पिटल ले जाएगा। हालांकि जाते जाते एबेल मैशले को बताता है कि वो मैश का एहसान जल्द ही चुकाएगा। अब मैश के दोस्त उसके पास आते हैं जो कि उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे, लेकिन वो मैश को बताते हैं कि अगर किसी को भी पता चल गया कि मैश मैजिक नहीं कर सकता तो फिर उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, बल्कि उसके साथ उससे भी बुरा होगा। यहाँ पर मैशले हड़बड़ाहट में कहने लगता है कि मैं तो मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर मैश के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि शायद मैश के कुछ पर्सनल रीजंस होंगे जिसकी वजह से वो यहाँ पर आया है और वो सब मैश से प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग इसे सीक्रेट ही रखेंगे। पर उन्हें डर भी लग रहा था क्योंकि अगर किसी को पता चला कि वो लोग मैश के साथ हैं तो उन्हें भी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन तभी एक स्टूडेंट ये सब कुछ सुन लेता है जिसे एबेल ने पहले पपेट बनाकर रखा था। वो लड़का कहता है कि इस एकेडमी में सिर्फ मैजिक यूजर्स ही अलाउड हैं और वो सभी टीचर्स को ये बात बता देगा कि मैशले मैजिक यूज नहीं कर सकता। इसके बाद मैश के फ्रेंड्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब मैश क्या करेगा, लेकिन मैश तो बड़े ही आराम से क्रीम पफ खा रहा था। एपिसोड की एंडिंग में हम एक डरावनी जगह को देखते हैं जहां सेल अपने फादर इनोसेंट जीरो के पास आया है और वो इनोसेंट जीरो को बताता है कि उन्हें वो चीज मिल गई जिसे वो ढूंढ रहे थे। ये सुनकर इनोसेंट जीरो बहुत खुश हो जाता है और सेल से कहता है कि जल्द ही उसे हासिल कर लो। और दोस्तों इसी के साथ मैशले का सीजन 1 खत्म हो जाता है।